ऑक्शन पार्टी अपने जोर शोर पे थी, सभी बोली लगाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे। शहर के सारे नामी गिरामी लोग वहां मौजूद एक अच्छी डील हथियाना चाहते थे। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी मेंबर्स जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के इच्छुक हैं उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें वो अपनी डिटेल्स और मिनिमम गारंटी की राशि लिखेंगे। होटल का एक कोऑर्डिनेटर ऑक्शन रूम में आता है और वो फॉर्म सबको बांटने लगता है। सभी मेंबर्स फॉर्म भरने में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मयंक तृप्ति और सृष्टि को समर के साथ हंसी ठिठोली करते हुए देख रहा था। मयंक ये देख के आग बबूला हो रहा था और उसे कहीं न कहीं एक दर्द भरी चीज भी थी। मयंक उन तीनों को देखते हुए अपने अतीत में जाने लगता है। उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि कैसे बचपन में वो जो चाहता था वैसा कभी कुछ नहीं हुआ। उसके फैमिली के स्टेटस के कारण हमेशा उसको अपनी इच्छाएं और चाहतों को काबू में रखना पड़ता था। वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के स्टेटस के बोझ तले दबा हुआ था। मयंक एक आर्टिस्ट बनना चाहता था लेकिन परिवार के प्रेशर के कारण उसे बिजनेस स्कूल जाना पड़ा और उसके अंदर का आर्टिस्ट का कत्ल हो गया। उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त आकाश, जिससे वो सारी बात और अपने दिल के जज्बात शेयर करता था, दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कि सभी उनके दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। आकाश और मयंक दोनों अच्छे दोस्त तो थे ही लेकिन वो अपनी शैतानियां भी साथ में करते थे। आकाश मयंक के पापा के ड्राइवर का बेटा था। मयंक को अपने फैमिली के कारण सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टीज या डिनर पे ही जाने को मिलता था, जहां उसे बड़े डिसिप्लिन के साथ सबसे बिहेव करना पड़ता था। मयंक को ये पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ता था। लेकिन मयंक अपने बचपन को आकाश के साथ जीता था। वो अपने घर से छुप के आकाश के साथ बाहर जाता था। आकाश उसे खेत पे ले जाता था जहाँ वो दोनों खूब मस्ती किया करते थे। वो पेड़ पे चढ़ते थे और आम तोड़ा करते थे। खेत में ही बने कुएं में डुबकी लगाया करते थे। पंछियों को पत्थर मार के उड़ाया करते थे। मयंक अपने परिवार के सारे बोझ को आकाश के साथ समय बिता करके हल्का किया करता था। मानो मयंक अपना असल बचपन आकाश के साथ ही जी रहा था। लेकिन ये खुशी मयंक के जीवन में ज्यादा समय के लिए नहीं थी। एक दिन जब मयंक और आकाश घर में वापस लौट रहे थे तब मयंक के पापा ने उन्हें साथ घर में चुपके से अंदर आते हुए देख लिया। ये देख के मयंक के पापा आग बबूला हो गए। मयंक के पापा ने बिना समय गंवाए अपने ड्राइव शांतिलाल को अपने घर बुलाया और उसे भला बुरा कह के उसे नौकरी से निकाल दिया और उसका सर्वेंट क्वार्टर भी उससे छीन लिया। मयंक कोने में खड़े खड़े ये सब देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे शांतिलाल अपनी नौकरी के लिए मयंक के पापा के सामने गीत गीदा रहा था। वो आकाश को चांटे पे चांटे मारने लगा था। वो मयंक के पापा से कहना लगा, साहब इस मनहूस को मैं गांव भिजवा दूंगा, इसका साया भी मयंक बाबा के ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। बस आप मुझे नौकरी से मत निकालिए, नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा साहब। मैंने इतने सालों से आपके लिए ईमानदारी से काम किया है, सिर्फ एक आखिरी मौका दे दीजिए। मयंक के पापा अपने सोफे से उठते हैं और डाइनिंग टेबल के पास आके खड़े हो जाते हैं। वो टेढ़ी नजर से शांतिलाल को कहते हैं, तुमने इतने सालों से हमारे लिए काम किया है इसीलिए हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शांतिलाल बिना समय गंवाए कहता है, मालिक मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मयंक के पापा डाइनिंग टेबल पे रखे गुलदस्ते में से एक फूल अपने हाथ में लेते हैं और शांतिलाल से कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिल जाएगी लेकिन तुम्हें अपनी औलाद को इस घर से दूर रखना होगा। शांतिलाल फट से जवाब देता है, मंजूर है साहब, मैं आज शाम ही इस नालायक को अपने गाँव पहुंचा दूंगा। मयंक के पापा शांतिलाल की बात काटते हैं, नहीं ये तुम्हारे गांव नहीं, ये हमारी हैदराबाद वाली स्टील फैक्ट्री में जाएगा और वही काम करेगा। अगर तुम इसे गांव भेजोगे तो बेटे के मुंह में आके तुम भी कभी इससे मिलने गांव जा सकते हो, लेकिन इसके मेरी फैक्ट्री में जाने के बाद तुम मेरी इजाजत के बिना मिलना तो दूर बात भी नहीं कर पाओगे। बोलो मंजूर है। ये बात सुनते ही शांतिलाल के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है जैसे कि कोई बड़ा झटका उसे लगा हो। शांतिलाल फूट फूट के रोने लगता है और घुटने के बल हाथ जोड़ के बैठ जाता है। अपने पिता की ऐसी हालत देख आकाश भी फूट फूट के रोने लगता है। आकाश अपने पिता शांतिलाल के पास जाता है और घुटने के बल अपने पिता के पास बैठ जाता है। वो रोते रोते मयंक के पापा से कहता है, साहब मैं जाऊंगा फैक्ट्री, मैं कसम खाता हूं कि आपके इजाजत के बगैर मैं फैक्ट्री से कदम भी बाहर नहीं निकलूंगा, बस आप पिताजी को नौकरी से मत निकालिए। तभी गरजती हुई आवाज में मयंक के पापा शांतिलाल से पूछते हैं, बताओ शांतिलाल क्या फैसला है तुम्हारा। बेबस शांतिलाल हाँ में सर हिलाता है और अपने बेटे आकाश को एक आखिरी बार गले से लगाता है। शांतिलाल का फैसला जान के मयंक के पापा बहुत खुश होते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए फूल को मसल देते हैं। अगले ही पल दो आदमी आकाश को वहां से ले जाते हैं। देवीलाल सिर्फ बेबस होके अपने बेटे को जाते हुए देख रहा था। मयंक भी ये मार्मिक दृश्य देख के फूट फूट के रो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका एक हिस्सा उससे दूर जा रहा हो। कुछ ही पल बाद वो आदमी आकाश को गाड़ी में बिठाकर घर के मुख्य द्वार से बाहर ले जाते हैं। मयंक रोते हुए तेजी से छत पर जाता है और वो गाड़ी को सड़क पे जाता हुआ देखता है। उसे दूर से सिर्फ आकाश की नम आंखें दिख रही थी जो उसे गाड़ी के पीछे के शीशे से मयंक की ओर ताड़ रही थी। मयंक वही छत पर बैठ फूट फूट के रोने लगता है। उसे पल पल एक ही बात खा रही थी कि उसकी गलती की सजा आकाश को भुगतनी पड़ रही है। वो खुद को आकाश का गुनहगार मानने लग गया था। आकाश के जाने का गम मयंक के अंदर घर कर गया था। उसे फिर से लगने लगा था कि उसे जो भी चीज प्रिय हो वो उससे दूर चले जाती है या छीन ली जाती है। ये सोच ने एक मासूम से बच्चे के पूरे ख्यालात बदल दिए। वो इस सोच में इतना डूबा रहने लग गया कि वो दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता गया और गुस्सैल भी। मयंक ने उस हादसे के बाद ठान लिया था कि अब से कोई उससे कुछ भी नहीं छीन पाएगा। जो परिवार और शोहरत मयंक को बोझ और दुश्मन लगती थी वो उसी का इस्तेमाल करके अपने मन को संतोष दिलाएगा और जो उसे चाहिए वो हासिल करके रहेगा। फिर उसके आड़े कोई भी आएगा वो उसे कुचल के आगे निकल जाएगा। आज सालों बाद समर के साथ तृप्ति और सृष्टि को देख के उसे ऐसा लग रहा था कि फिर से कोई उससे उसकी प्यारी चीज उससे छीन रहा हो।
आज फिर से उसके सामने आकाश की झलक सामने आने लगी थी। वो किसी भी कीमत पे समर को उसकी औकात दिखाना चाहता था। वो बार टेबल की ओर जाता है और झट से विस्की का नीट पैग एक घूंट में पी जाता है और अपने जेब से मोबाइल निकालकर वो किसी को फोन करता है। होटल का कोऑर्डिनेटर सबसे फॉर्म कलेक्ट करने लगाता है, तभी अचानक से हाल की लाइट गुल हो जाती है। हाल में हल्की सी हड़कंप मचती है क्योंकि इतने बड़े इवेंट में लाइट का गुल होना स्वाभाविक नहीं था। तभी ऑक्शनर सभी को दिलासा देते हुए कहता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण बत्ती गुल हुई है। आप सभी लोग चिंता ना करें, कुछ ही समय में हम ऑक्शन की प्रक्रिया चालू करेंगे। तब तक के लिए शांति बनाए रखें और अपने स्थान पे ही बैठकर थोड़ा सा इंतजार करें। समर को ऐसे बत्ती का गुल होना कुछ खटक रहा था, उसे कुछ न कुछ तो गलत महसूस हो रहा था। समर तृप्ति और सृष्टि को वहीं रुकने को कहता है और उन्हें टॉयलेट का एक्सक्यूज देके वहां से निकलता है। वो हाल के बाहर इमरजेंसी एग्जिट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। सीढ़ियों पे पूरा अंधेरा छाया हुआ था। वो अपनी मोबाइल की टॉर्च शुरू करता है और नीचे इलेक्ट्रिक रूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो एक फ्लो नीचे आता है, उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़ा सतर्क होता है और उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उस आवाज के करीब पहुंचता है, एकदम से एक भारी सी चीज समर के मुंह पे लगती है और वो सीढ़ी पे गिर जाता है। गिरते वक्त उसके हाथ से उसका मोबाइल भी फिसल जाता है। समर अपने आप को संभालता है और अपने मोबाइल को खोजने लगता है। जैसे ही वो 2-3 सीढ़ी नीचे उतरता है, उसे उसका मोबाइल नजर आता है। वो अपने मोबाइल की तरफ बढ़ता है और उसे उठा के फ्लैशलाइट फिर से ऑन करता है। समर वापस ऊपर की ओर जाता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके चेहरे पे एक हल्का सा कट लगा हुआ है जिसमें से हल्का हल्का सा खून आ रहा था। समर और ज़्यादा सतर्क होता है और फिर से अपनी खोज शुरू करता है। जैसे ही वो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसे एक चमकती हुई आंखें नजर आती है। वो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को उन आंखों की तरफ करता है तो उसे एक काली बिल्ली बैठी हुई दिखाई पड़ती है जो समर को एकटक घूर रही थी। समर जैसे ही हल्की सी हलचल करता है, वो बिल्ली फिर से समर के ऊपर झपट्टा मार देती है, लेकिन इस बार समर सतर्क था। वो तेजी से अपनी दाहिनी तरफ झुकता है और इस बिल्ली के वार से बच जाता है। वो वापस इलेक्ट्रिक रूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक रूम में घुसता है, उसे एक प्लग निकला हुआ दिखता है। समर उस प्लग के पास जाता है और उसे वापस सही जगह पे लगा देता है। जैसे ही वो प्लग लगाता है, होटल की रोशनी वापस आ जाती है। समर इलेक्ट्रिक रूम से बाहर निकलता है, तभी उसे रूम में वही काली बिल्ली बैठी हुई नजर आती है। समर को थोड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके वापस ऑक्शन हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही समर हॉल में प्रवेश करता है तो देखता है कि वापस से ऑक्शन की प्रक्रिया चालू हो गई थी और सब ऑक्शन के लिए रेडी थे। वहीं दूसरी ओर मयंक अभी भी किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पे बेसब्री अलग से ही दिखाई पड़ रही थी। समर वापस तृप्ति के पास जाता है। तृप्ति उससे पूछती है, बड़ा समय लगा दिया तुमने वापस आने में, कोई कांड करके तो तुम वापस नहीं आए। समर मुस्कुराता है और कहता है, कांड अभी कहा हुआ, कांड तो अभी होने वाला है, मेरा मतलब ऑक्शन शुरू होने वाला है। तृप्ति एक तीखी सी नज़र से समर को देखती है और चिढ़ाते हुए उस पर हंसती है। मयंक अभी भी दरवाजे की ओर देख रहा था। जब सूरज यादव मयंक अग्रवाल से पूछता है कि वह किसका इंतजार कर रहा है, मयंक हॉल के मुख्य दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं जो आज इस ऑक्शन का माहौल बदल देगा। सूरज यादव मयंक अग्रवाल से पूछता है, कौन है वह शख्स? मयंक मुस्कुराते हुए कहता है, बस तुम देखते जाओ, वो आते हाय होंगे। सूरज यादव मयंक से कहता है, ठीक है, जब तक वह नहीं आते मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और कुछ पूछना भी चाहता हूं। इससे पहले कि मयंक सूरज यादव को कोई जवाब देता, उस ऑक्शन हॉल के दरवाजे पर एक आदमी आता है। वह आदमी दिखने में करीब 40 की उम्र का लग रहा था। उस आदमी ने एक सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके हाथों में एक मोतियों की माला थी। वह दिखने में एक साधारण आदमी की तरह हाय प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों का तेज इतना शक्तिशाली था कि मानो वह अपनी आंखों के तेज से ही किसी भी इंसान को अपने वश में कर ले। उस आदमी को देख मयंक सूरज की बातों को रोकते हुए कहता है, रुको, देखो वो शख्स आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सूरज यादव से इतना कहकर मयंक अग्रवाल उस आदमी को देख मुस्कुराते हुए गेट की ओर दौड़ते हुए जाता है और उस आदमी के आगे झुकते हुए उससे कहता है, अरे अमर भैया, आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। वह आदमी अपनी गंभीर आवाज में मयंक अग्रवाल से कहता है, हाँ आ गया, और बताओ कैसे हो तुम? मयंक मुस्कुराते हुए अमर से कहता है, सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अमर शुक्ला मयंक से कहता है, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे चेहरे के भाव देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मयंक अग्रवाल अमन शुक्ला के आगे झुकते हुए कहता है, जी सर, आपने ठीक पहचाना, दरअसल कुछ देर पहले मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। वह आदमी मुझे बुरा भला कहते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था। अमर शुक्ला मयंक अग्रवाल से पूछता है, ऐसा कौन शख्स है जो तुम्हें जान से मारने की धमकी दे सकता है? क्या वह तुम्हारे बारे में जानता नहीं कि तुम कौन हो? मयंक अग्रवाल अमर शुक्ला से कहता है, सर वह जानता है, लेकिन फिर भी उसने मुझे काफी बुरा भला कहा। अमर शुक्ला मयंक को कोई जवाब देते हुए पूछता है, अच्छा कौन है वह आदमी, मुझे उसका नाम बताओ, क्या वहां मौजूद है? समर हॉल के एक कोने में खड़ा हुआ सृष्टि यादव और तृप्ति से बातें कर रहा था। मयंक अग्रवाल समर की ओर इशारा करते हुए अमर शुक्ला से कहता है, वह देखिए सर, वह आदमी है जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। अमर शुक्ला मयंक से कहता है, ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो। मयंक अमन शुक्ला को समर के पास ले जाता है और समर से कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। समर मयंक से कहता है, क्यों भाई, मैं भला यहाँ से क्यों जाऊँ? और तू कौन होता है मुझे ये बताने वाला कि मुझे कहाँ से जाना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए?
मयंक अग्रवाल समर से तेज आवाज में कहता है, मैं इस होटल का मालिक हूं और मैं तुझे एक पल भी देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। समर हंसते हुए मयंक से कहता है, अगर तू मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ये तेरी प्रॉब्लम है, नहीं देखा जा रहा है तो अपनी आंखें बंद कर ले। मयंक समर पर गुस्सा करते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, तू यहाँ नहीं रह सकता मतलब नहीं रह सकता। अब तू यहाँ से जा रहा है या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? अमर शुक्ला, सृष्टि यादव और तृप्ति पास ही खड़े सब देख रहे थे। कहीं थोड़ी दूर खड़ा सूरज यादव उसके दोस्तों के साथ ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब उसका समर को मारना काफी सरल हो जाएगा, क्योंकि अब समर ने मयंक अग्रवाल को भी अपना दुश्मन बना लिया है, जिसके पास बहुत पैसा और पावर है। सूरज यादव अपने दोस्तों से कहता है, इस आदमी ने मयंक अग्रवाल से भी पंगा ले लिया है, अब तो इसकी खैर नहीं, अब इसे इसका मार्शल आर्ट्स भी नहीं बचा सकता। सूरज यादव का दोस्त हंसते हुए सूरज से कहता है, मैंने कहा था ना कि मयंक भैया की फैमिली ने एक महान मार्शल आर्टिस्ट अपॉइंट किया है। मैंने सुना है अमर शुक्ला को लोग मुंबई की इनविजिबल गन के नाम से बुलाते हैं। बोला जाता है कि इनके फाइटिंग मूव्स इतने तेज होते हैं कि यह कब सामने वाले इंसान को घायल कर दे किसी को पता भी नहीं चलता। सूरज यादव अपने दोस्त की बात सुनकर उससे कहता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो आज समर की सारी अकड़ एक ही झटके के निकल जाएगी। सूरज यादव का दोस्त सूरज से कहता है, हाँ, अगर वह जिंदा रहा तो। सूरज यादव के दोस्त की बात सुनकर सूरज और उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब मयंक अग्रवाल समर से कहता है कि अगर वह नहीं गया तो वह सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे भगा देगा, तब तृप्ति मयंक अग्रवाल से कहती है, पहली बात तो यह ऑक्शन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है तो तुम्हारा किसी को भी यहाँ से निकालने का कोई हक नहीं बनता। दूसरी बात, समर मेरे साथ आया है, जब तक हम ना चाहेंगे तब तक ये यहाँ से नहीं हिलेगा। मयंक अग्रवाल तृप्ति की बात सुनकर कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें भी यहाँ से निकाल दूंगा। मयंक को तृप्ति से इस तरह से बात करते देख समर मयंक के करीब आकर उसे कहता है, भाई क्यों इतना खून खुला रहा है अपना? वैसे भी तू मरने वाला है, तू अपनी बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन लगता है तेरे ये बेवजह मुंह खोलने की आदत जरूर एक दिन तुझे ले डूबेगी। जब अमर शुक्ला समर के मुंह से यह बात सुनता है, वह सोचता है कि आखिर इस आदमी को मयंक की बीमारी के बारे में कैसे पता है। मयंक को कोई जानलेवा बीमारी थी जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाया था। अमर शुक्ला समर से पूछता है, आखिर तुम्हें मयंक की बीमारी के बारे में कैसे पता? समर अमर शुक्ला से कहता है, हालत देखी है इसकी, कोई भी आदमी जिसकी दोनों आंखें अच्छी तरह काम करती है वह आसानी से इसे देखिए बता सकता है कि यह बीमार है। अमर शुक्ला समर से कहता है, यह सच है कि मयंक को एक जानलेवा बीमारी थी लेकिन अब वह ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने ऐसे क्यों कहा कि यह मरने वाला है? समर अमर शुक्ला से कहता है, मैंने वही कहा जो सच है और मैं क्यों तुम्हें सब कुछ बताऊं? समर की बात सुन मयंक अग्रवाल समर से कहता है, अबे ये किस तरह से अमर भैया से बात कर रहा है तू? तुझे पता भी है ये कौन है? यह वही अमर शुक्ला है जिसे लोग इनविजिबल गन कहते हैं। जब मयंक अग्रवाल के मुंह से सृष्टि यादव इनविजिबल गन सुनती है वह आश्चर्य होकर कहती है, क्या ये सच में वही इनविजिबल गन है जिनके मार्शियल आर्टिस्ट के चर्चे पूरे मुंबई में मशहूर है? सृष्टि यादव के पास खड़ी तृप्ति सृष्टि से पूछती है, ये सच में इतने पावरफुल है क्या? सृष्टि तृप्ति से कहती है, ये बहुत ताकतवर आदमी है तृप्ति, इनके मार्शियल आर्ट्स के चर्चे हर जगह मशहूर है, और तो और ये तलवारबाजी भी करना जानते हैं। तृप्ति सृष्टि से कहती है, मार्शियल आर्टिस्ट ऊपर से सॉर्ड्समैन, लगता है इस बार समर ने एक बहुत ही ताकतवर इंसान से पंगा ले लिया है, अब हम क्या करेंगे? तृप्ति और सृष्टि की बात सुन मयंक अग्रवाल के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। वह समर की ओर देख कहता है, पता चल गया ना अमर भैया कौन है? अब झुककर माफी मांग इनसे। हमारे अमर भैया ताकतवर होने के साथ साथ दयालु भी है, हो सकता है तेरे झुककर माफी मांगने पर ये तुझे माफ कर दे। वही हॉल के एक तरफ कमल कुमार खड़ा ये सारी चीजें देख रहा था। उसके पास खड़ा आदमी कमल कुमार से कहता है, कमल भैया, यह आदमी जो तृप्ति के साथ खड़ा है मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, क्या यह आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है? कमल कुमार हंसते हुए उस आदमी को जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, ये समर है, मेरे एक बहुत पुराने दोस्त का दामाद, ये कुछ दिनों के लिए हमारा मेहमान है। कमल कुमार के साथ खड़ा हुआ आदमी मुस्कुराते हुए कमल कुमार से कहता है, हाँ वैसे भी तृप्ति इस जैसे आदमी को कैसे ही अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है? तृप्ति ने मेरे दोनों बेटों को तक भाव नहीं दिया, लेकिन इस आदमी ने मयंक अग्रवाल को गुस्सा दिलाया है। आपको उनके पास जाकर मामला सुलझाना चाहिए वरना मयंक और अमर शुक्ला समर को छोड़ेंगे नहीं। उस आदमी की बात सुन कमल कुमार उससे कहता है, नहीं, मैं जानता हूं समर भी काफी ताकतवर है लेकिन वह थोड़ा घमंडी भी है, उसे लगता है उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। मैं देखना चाहता हूं आज वह इस मैटर से कैसे डील करेगा, मैं उसका गुरूर टूटते देखना चाहता हूं। समर मयंक अग्रवाल की बात सुन उसे कहता है, क्या कहा था तुमने? इन्हें इनविजिबल गन कहते हैं, है ना? समर की बात सुन मयंक को लगा था कि शायद अब समर अमर शुक्ला से माफी मांग लेगा। मयंक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, समझ आ गया ना तुझे कि तूने किस आदमी को गुस्सा दिलाया है, चल अब माफी मांग इनसे। समर पास ही रखी टेबल से एक ककड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसे खाते हुए कहता है, मैंने तो इनका नाम कभी नहीं सुना और यह किस तरह का ढोंग रचाए हुए है। मयंक अग्रवाल गुस्से में समर से कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है बे? समर हल्के से हंसते हुए मयंक से कहता है, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और यह आदमी सफेद कपड़ा लपेटे हुए हाथ में माला और तलवार लिए हुए क्यों दिखावा कर रहा है? इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा हो। समर की बात सुन मयंक अग्रवाल को गुस्सा आ जाता है। वह समर से चिल्लाते हुए कहता है, लगता है तू अपनी मौत को खुद अपने करीब लाना चाहता है, तू जितना ज्यादा हमारे खिलाफ बोलेगा तेरा हॉल उतना ही बुरा होगा।
समर हंसते हुए मयंक अग्रवाल से कहता है, अरे भाई मैंने क्या गलत कहा? तू खुद देख इसका पहनावा, मतलब इस जमाने में तलवार लेकर कौन घूमता है भाई? मयंक अग्रवाल समर से कहता है, अमर भैया एक तलवारबाज है और एक पावरफुल आदमी, वह जो चाहे पहन सकते हैं और जो चाहे वह कर सकते हैं। तू कौन होता है उन्हें रोकने वाला? समर मयंक अग्रवाल से कहता है, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ। मैं क्यों रोकूंगा, भले ही जोकर बन के घूमे, मुझे क्या मतलब यह आदमी क्या पहने क्या नहीं। मयंक अग्रवाल समर से कहता है, कुछ देर पहले तो मैं तुझे कुछ यहाँ से जाने को कह रहा था, लेकिन अब तू यहाँ से नहीं जा पाएगा। समर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, मुझे रोकेगा कौन? मयंक अग्रवाल समर से कहता है, तू एक कदम आगे तो बढ़ा, फिर देख मैं तेरा क्या हॉल करता हूँ। समर मयंक से कहता है, और अगर मैंने यहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाए तो तू क्या करेगा? मयंक हंसते हुए कहता है, तू बढ़ा कर तो देख, फिर मैं बताऊंगा तुझे। हो सकता है तुझे आदत हो छोटे मोटे लोगों को ऑफेंड कर उन्हें मारने की, लेकिन तूने इस बार बड़े ही गलत इंसान से पंगा लिया है। पूरे मुंबई में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझसे ऊंची आवाज में भी बात करें। समर मयंक अग्रवाल से कहता है, अबे चोमू, खुद का शरीर देखा है, एक फूंक में उड़ जाएगा तू। समर को मयंक अग्रवाल से इस तरह बात करते देख ऑक्शन में आए सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे जरा देखो तो यह आदमी मिस्टर मयंक से किस तरह बात कर रहा है, लगता है यह मुंबई में नया आया है, इसे पता नहीं है कि मयंक की फैमिली कितनी पावरफुल है। मैं तो ये देखना चाहता हूँ इस बार मयंक क्या करेगा, हमेशा लोगों को मारने के लिए उसके नए नए तरीके होते हैं। वही सूरज यादव और उसके दोस्त समर और मयंक अग्रवाल की बहस ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई एंटरटेनिंग शो देख रहे हो। समर वहां से जाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है, मयंक अग्रवाल समर का हाथ पकड़कर उसके फेस पर पंच मारता है। मयंक अग्रवाल कुछ दिनों पहले एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, लेकिन अब उसका स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर था। मयंक अग्रवाल ने कराटे क्लासेस भी ले रखी थी, इसलिए उसे लगा था कि उसका एक पंच समर को सबक सिखाने के लिए काफी रहेगा। समर को मयंक अग्रवाल के पंच का जरा भी असर नहीं होता, बल्कि वह मयंक की ओर देख मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो गया तू। इतना कहकर समर मयंक अग्रवाल के गाल पर एक जोर का चांटा मार देता है। उस चांटे की गूंज सुनकर ऑक्शन में खड़े सारे लोग मयंक अग्रवाल की ओर देखने लगते हैं। मयंक अग्रवाल की फैमिली इतनी ताकतवर थी कि चांटा मारना तो दूर की बात, मयंक अग्रवाल को लोग झुककर सलाम किया करते थे। मयंक अग्रवाल अपने गाल पर अपना हाथ मसलते हुए समर से कहता है, तूने तूने मुझे चांटा मारा, तेरी इतनी हिम्मत? समर मयंक की बात सुन कोई जवाब नहीं देता, उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसे मयंक को चांटा मारने पर गर्व महसूस हो रहा हो। मयंक के पास खड़ा अमर शुक्ला समर से कहता है, तुमने मयंक पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। समर अमर शुक्ला से कहता है, भाई हाथ पहले इसने उठाया था, अब मैं कोई गांधी जी तो हूं नहीं कि कोई मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो मैं अपना दूसरा गाल भी आगे कर लूं। समर की बात सुन तृप्ति अमन से कहती है, हाँ समर ठीक कह रहा है, हम सभी ने देखा ही है कि कैसे मयंक ने समर पर पहले हाथ उठाकर उसे मजबूर किया है। मयंक अग्रवाल अमन से कहता है, भैया ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यह आदमी जब से मुझे मिला है मेरी जान के पीछे पड़ा है, मुझे तो लगता है इसने काफी दिनों से इस चीज की प्लानिंग कर रखी है। तृप्ति मयंक से कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? समर तो तुम्हें पहले से जानता भी नहीं, वह तुमसे आज ही मिला है और तुम ही हो जो उसे उकसाए जा रहे हो। हर चीज की एक सीमा होती है और अगर वह सीमा पार की जाए तो इंसान को अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मयंक अग्रवाल तृप्ति की बात सुन कहता है, तुम इसका इतना पक्ष क्यों ले रही हो, कहीं तुम और तुम्हारा परिवार भी इस प्लानिंग में शामिल तो नहीं? तृप्ति मुस्कुराते हुए मयंक अग्रवाल को जवाब देती है, प्लानिंग? पहली बात तो तुमने हारने के लिए किसी को कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कि अगर मुझे तुमसे लड़ाई करनी ही होती तो मुझे समर का साथ लेने की जरूरत कतई ना पड़ती। मयंक अग्रवाल तृप्ति से कहता है, जो भी हो, इसने मुझ पर हाथ उठाया है, इसकी सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। सृष्टि यादव मयंक से कहती है, गलती जिसकी भी हो, हाथ तुम दोनों ने एक दूसरे पर उठाया ही है, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो क्यों ना हम बड़े लोगों की तरह बातें क्लियर कर एक दूसरे को माफ कर दे। मयंक अग्रवाल सृष्टि से कहता है, मैंने कहा ना, सजा तो इसे मैं देकर ही रहूंगा। सृष्टि यादव चिढ़ते हुए मयंक से कहती है, तो तुम क्या चाहते हो, बताओ हमें। मयंक अग्रवाल समर की ओर देखते हुए सृष्टि से कहता है, इस आदमी ने जिस हाथ से मुझे चांटा मारा है, मैं वह हाथ इसके धड़ से उखाड़ देना चाहता हूं। मयंक की यह बात सुनकर सृष्टि यादव परेशान हो जाती है। सृष्टि के चेहरे पर परेशानी देखकर तृप्ति सृष्टि यादव से कहती है, फिक्र मत करो, समर को इस इंसान से ना डरने की जरूरत है, ना इसके आगे झुकने की जरूरत है। समर एक मार्शल आर्टिस्ट है, तुमने देखा ही है कि कैसे उसने क्लब में गुंडों की खटिया खड़ी की थी। सृष्टि यादव तृप्ति से कहती है, वह बात अलग थी, मयंक और अमर कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है। मयंक ठहरा अमीर बाप की बिगड़ी औलाद और अमर शुक्ला ये बहुत बड़ा मार्शियल आर्टिस्ट है जिसे तलवार का भी ज्ञान है। मुझे डर है कि कहीं समर इनसे हारकर अपनी जान ना खो बैठे। तृप्ति सृष्टि से कहती है, तुम फिक्र मत करो, समर सब संभाल लेगा, वह भी कोई छोटा मोटा मार्शियल आर्टिस्ट नहीं है। जब तृप्ति के मुंह से अमर शुक्ला तो पता चलता है कि समर एक मार्शियल आर्टिस्ट है, वह मन ही मन सोचता है, हम तो यह आदमी मार्शियल आर्टिस्ट है, तभी मैं सांचू, इसे डर क्यों नहीं लग रहा। मयंक अग्रवाल तृप्ति की बात सुन कहता है, होगा यह अपनी गली का मार्शियल आर्टिस्ट, अमर भैया के सामने ये कुछ भी नहीं है, चाहो तो हम अभी के अभी प्रूव कर सकते हैं। सृष्टि यादव जब मयंक की बात सुनती है, वह घबराते हुए समर से कहती है, समर मुझे डर लग रहा है कहीं ये सिचुएशन और खराब ना हो जाए, तुम प्लीज अमर और मयंक से माफी मांग लो। समर सृष्टि का कोई जवाब नहीं देता, वह अपना ध्यान इधर उधर लगता है।
सृष्टि समर को उसे इग्नोर करते देख समर पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? खुद जो जाओगे ही हमें भी ले डूबना चाहते हो। अगर थोड़ा झुकने से मामला सुलझ सकता है तो कभी कभी इस घमंड को अपने जेब में रखना ही ठीक है। समर सृष्टि की बात सुन उसे कहता है, सृष्टि आप बिल्कुल चुप रहिए, कहीं आप बेफिजूल घबराकर स्थिति और ना बिगाड़ दें। सृष्टि यादव को समर की बात का बुरा नहीं लगता, लेकिन वह उसके साथियों को लेकर परेशान थी। उसे मयंक का स्टेटस पता था। मयंक अपने परिवार के दम पर जो चाहे वह कर सकता था। वह चाहती थी कि समर माफी मांगकर यह मामला जल्द ही रफा दफा कर दे, लेकिन समर उसकी बात मानने को राजी नहीं था। मयंक अग्रवाल सृष्टि यादव को डरते देख खुद को महान महसूस करने लगता है। वह समर से कहता है, बताओ तुम्हारा हाथ कैसे तुम्हारे धड़ से अलग किया जाए, चाकू से या डंडे से? समर मयंक अग्रवाल की बात सुन हंसने लगता है। वह मयंक से कहता है, लगता है तू अपनी मौत का औजार खुद चुन रहा है। मयंक समर की बात सुन आग बबूला हो जाता है। वहीं पास खड़ी सृष्टि यादव परेशान होकर हॉल के कोने में रखा वाइन का गिलास उठाकर पीने लगती है। मयंक अग्रवाल गुस्से में चिल्लाते हुए अपने वेटर को कहता है, जाओ किचन से एक सबसे बड़ा चाकू लेकर आओ। सूरज यादव मयंक से कहता है, भैया चाकू मंगवाने की क्या जरूरत है, आप मास्टर अमर की तलवार का उपयोग कर इसका हाथ काटिए। मयंक अग्रवाल सूरज से कहता है, नहीं, मैं इस आदमी के गंदे खून से मास्टर अमर की तलवार गंदी नहीं करना चाहता। यह आदमी उस काबिल नहीं है कि मास्टर अमर की तलवार इसे छुए भी। कमल कुमार के पास खड़ा आदमी कमल से कहता है, भैया अब मामला हाथ से फिसल रहा है, अब आपको जाकर इन्हें रोकना होगा, वरना अगर चीजें काबू के बाहर हो गई थी सभी लोगों को मयंक के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कमल कुमार उस आदमी से कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, रुको मैं अभी जाकर मामला सुझाने की कोशिश करता हूं, वरना ये समर अपनी बेवकूफ़ी से चीजें हमारे परिवार के लिए मुश्किल कर देगा। कमल कुमार मयंक और समर के पास जाकर उन्हें कहता है, अरे तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ कर क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? इतने बड़े ऑक्शन में एक छोटी सी चीज के लिए लड़ रहे हो। एक दूसरे को माफ करो और गले लगाकर यह बहस यहीं खत्म करो। लोग यहाँ ऑक्शन देखने आए हैं, तुम लोगों का तमाशा नहीं। तृप्ति अपने पिताजी कमल कुमार से कहती है, लेकिन पापा लड़ाई तो मयंक। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाती, कमल कुमार तृप्ति से कहता है, तुम चुप रहो, हर बात के बीच में बोलना जरूरी नहीं होता। मयंक कमल कुमार की बात सुन उसे कहता है, कमल अंकल मैं आपकी और आपकी बातों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन यह आदमी आज यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। इसने मुझ पर हाथ उठाकर मेरे पूरे परिवार को अपमानित किया है, और आप जानते हैं अग्रवाल परिवार को अपमानित करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। समर मुस्कुराते हुए मयंक अग्रवाल से कहता है, मैंने सिर्फ तुझे इसलिए मारा क्योंकि तूने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने तेरे परिवार को कब अपमानित किया बे? तेरे परिवार में हर कोई तेरी ही तरह ढीठ होगा तो वो बात अलग है। समर की बात सुन मयंक का गुस्सा अब बेकाबू हो चला था। वेटर एक प्लेट में चाकू लेकर पास ही खड़ा था। मयंक उस प्लेट से चाकू अपने हाथ में उठता है। इतने में ही हाल के दरवाजे से एक आवाज आती है, तुम मिस्टर समर को अफेंड कर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो मयंक। सभी लोगों का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है। वह दरवाजे पर देखते हैं कि एक सुंदरी सी लड़की रेड कलर की साड़ी पहने हुए अपने दोनों हाथ आगे बांध कर खड़ी हुई थी। उसकी गोरी सी कमर पर लाल रंग की साड़ी उसके कमर की शोभा बढ़ा रही थी। उसने अपने काई में बड़े से झुमके और नाम में सोने की नथनी पहन रखी थी। वह दिखने में एकदम आसमान से आई कोई अप्सरा सी लग रही थी। वहां खड़े सभी लोगों की नज़र उस औरत पर टिकी हुई थी। वह दिखने में करीब 28-29 साल की लग रही थी। समर भी उसे गौर से देख रहा था, लेकिन समर की उसे गौर से देखने की वजह उसके पीछे खड़ा संदीप रावत था। वह औरत मयंक अग्रवाल के पास आकर खड़ी हो जाती है और समर की ओर देख मुस्कुराने लगती है। मयंक अग्रवाल उस औरत से पूछता है, आंटी आप यहाँ क्या कर रही है? वह औरत मयंक को जवाब देते हुए कहती है, मुझे पहले से ही डर था कि तुम अपने लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर लो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उस ऑक्शन हॉल के कोने की टेबल पर सृष्टि यादव बैठी हुई थी। वो समर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। उसे लग रहा था समर मयंक से पंगा लेकर अपने शांत शांत उसके पक्ष में बोलने वाले सारे लोगों को भी मुसीबत में डाल देगा। सृष्टि यादव के जीवन में पहले से ही काफी सारी मुसीबतें थी। वह मयंक अग्रवाल जैसे पावरफुल आदमी के खिलाफ जाकर उसकी दुश्मन बनकर अपने और अपने परिवार को मुश्किलों में नहीं डालना चाहती थी। सृष्टि यादव एक दयालु लड़की थी। उसे अपने शांत शांत अपने परिवार को लेकर चलने की आदमी थी। वह मयंक से पंगा लेकर अपने परिवार के लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। उसके परिवार के बिजनेस पर पहले से ही लोगों की नज़र थी और संदीप रावत उनमें से एक था। सृष्टि जानती थी कि अगर वह मयंक के खिलाफ जाकर उसे और गुस्सा दिलाएगी तो वह उसके परिवार के पावर के दम पर यादव फैमिली का बिजनेस छीनने के साथ साथ उनका जीना भी मुश्किल कर देगा। मयंक अग्रवाल के पिताजी काफी सख्त इंसान थे। वह अपने उसूलों पर चलते थे। अगर कोई भी उनके परिवार के सदस्य को बुरा भला कहता है तो वह उसका जीना हराम कर देते थे, और आज तो समर ने उनके बेटे को सरेआदम थप्पड़ मारा था। सृष्टि यादव जानती थी कि चीजें अब ज्यादा बिगड़ चुकी है, अब पीछे नहीं जाया जा सकता। अब समर की माफी से भी मयंक का गुस्सा कम नहीं होगा। वैसे भी मयंक अग्रवाल पहले से ही समर को मारने के रास्ते खोज रहा था। सृष्टि यादव जब अपनी सोच में डूबी हुई परेशान होकर टेबल पर रखा हुआ वाइन का गिलास उठाकर वाइन पीने लगती है, तभी अचानक से उस होटल की बत्ती गुल हो जाती है। लाइट के जाने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग बौखला जाते हैं। ऑक्शन के ऐसे बड़े अवसर पर आज लाइट दूसरी बार गई थी। लोगों के मन में अब शक उत्पन्न होने लगा था। आखिर कौन था वह शख्स जो जानबूझकर होटल की बत्ती गुल कर रहा था? कौन थी वह औरत जो मयंक अग्रवाल को समर से पंगा लेने से रोक रही थी? क्या समर सच में अपने शांत शांत उसके पक्ष लेने वालों को मुश्किल में डाल रहा था?
अचानक लाइट के जाने से ऑक्शन हॉल में फिर से थोड़ी हड़कंप मच गई थी। ये दूसरी बार हुआ था जब लाइट अचानक गई, वह भी इतने बड़े होटल में। लाइट के जाते ही समर को फिर से कुछ शंका हुई और वह सोचने लगा कि लाइट कैसे जा सकती है। समर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब उसे तृप्ति की फिक्र और सताने लगी और उसने तुरंत तृप्ति का हाथ पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि यहाँ पर तृप्ति को कुछ हो ना जाए और तृप्ति को वहाँ से ले जाने की सोचता है। वह उसे किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहता था, पर तभी उसे याद आता है कि वह ऑक्शन हॉल में क्यों आया था, उसका लक्ष्य क्या था और उसको पूरा करे बिना वहाँ से कैसे जा सकता है। समर के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अंत में समर वहीं रुकने का फैसला करता है और तय करता है कि इस बार पूरी सावधानी से जाएगा। उसके आंख और कान पूरी तरह अलर्ट थे और उस अंधेरे में वो हर तरह की मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन ना जाने क्यों उसे बार बार ये लग रहा था कि यह उसके साथ यहाँ कुछ अनहोनी हो सकती है। उसे बस एक चिंता सता रही थी कि कहीं तृप्ति को कुछ हो ना जाए। इस डर से वो इतना अलर्ट हो गया था कि हॉल में उपस्थित लोगों की आहट से लेकर सांसों तक को वो सुन सकता था। समर के मनन में उठ रही इन्हीं हलचलों के बीच जन वो इलेक्ट्रिक रूम जाने का भी सोच रहा था और जैसे ही समर इलेक्ट्रिक रूम में जाने के लिए कदम बढ़ाता है, लाइट आ जाती है। लाइट के आते ही सब देखते हैं कि सृष्टि वहां पर बेहोश पड़ी है। उसे बेहोश देखकर सब लोग अचंभे में आ जाते हैं और यह समझ भी नहीं पाते कि सृष्टि के साथ क्या हुआ। ऑक्शन में लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। भीड़ में से एक आवाज आती है कि लगता है इस लड़की ने ज्यादा शराब पी ली और बेहोश हो गई, और वहीं से दूसरी आवाज आती है कि जब आदत नहीं है तो पीना क्यों, हमें तो लगता है इसे किसी ने जबरदस्ती शराब पिलाई है। तो कोई कहता जरूर कोई इसे मारना चाहता होगा, लेकिन लाइट आने की वजह से यही छोड़ गया। ऑक्शन हॉल में तरह तरह की बातें होने लगती है और वहीं पर सूरज यादव, जो कि सृष्टि का भाई है, जोर से चिल्लाता है कोई डॉक्टर को बुलाओ। सूरज को कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हो गया। वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ता है, कभी वो लोगों को चुप कराता तो कभी डॉक्टर को बुलाने के लिए भीख मांगता। सृष्टि को इस हालत में देख वह लाचारों की तरह भाग रहा था। समर ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह खुद को बेबस और असहाय महसूस कर रहा था। वह चाहकर भी सृष्टि की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि समर एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट तो है ही और साथ ही डॉक्टर भी था, लेकिन वह चाहकर भी सृष्टि का इलाज नहीं कर सकता था। वह मजबूर था। अगर वह सृष्टि का इलाज करता तो उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाती, लेकिन वह मजबूर था क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी थी। अगर वह अपनी आइडेंटिटी सामने ले आता तो न केवल उसके लिए समस्या बती और भी लोगों की जान को वो खतरे में डाल सकता था। समर सृष्टि को लेकर अब और चिंतित हो गया था और सोच रहा था कि वह बेहोश कैसे हुई। ऐसा अंधेरे में क्या हुआ कि वह बेहोश हो गई? किसने उस पर हमला किया और क्यों? क्या उसका शिकार सच में सृष्टि थी? सैकड़ों सवाल उसके मनन के भीतर उठ रहे थे। दूसरी तरफ मयंक और समाज के बीच में हो रही लड़ाई एक तरफ हो गई थी और अब सबका ध्यान सृष्टि के ऊपर था। सृष्टि के भाई सूरज ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। इधर तृप्ति और समर सृष्टि के पास बैठे हुए थे। मयंक भी एक तरफ खड़ा खड़ा ये सब देख रहा है। वह अभी भी गुस्से से आग बबूला था। उसे कैसे भी करके समर से बदला लेना था। उसने देखा कि सबका ध्यान सृष्टि की तरफ था। उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है जब समर से बदला लिया जा सकता था। वह तुरंत अपनी जगह से उठा और अचानक चिल्ला के बोला कि मैंने देखा था सृष्टि बेहोश कैसे हुई। ये बात सुनते ही सबका ध्यान अचानक से मयंक की तरफ जाता है। तृप्ति और समर भी उसे देखने लगते हैं। तभी सूरज पूछाता है, बताओ मयंक, सृष्टि बेहोश कैसे हुई? मयंक समझ गया था कि अभी वह जो भी कहेगा उसकी बात मानी जाएगी। मयंक चुप्पी साधे खड़ा हो गया और एकटक समर को घूरने लगा। उसकी आंखों में समर के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए समर की और गुस्से से बढ़ते हुए उसने कहा कि लाइट के जाने के बाद मैंने देखा कि किस तरह समर ने सृष्टि की ड्रिंक में कुछ मिलाया था। उसने कहा कि जब वो ड्रिंक लेने जा रहा था तो उसका हाथ उसकी ड्रिंक की तरफ बढ़ा था, लेकिन समर ने उसे छीन ली। जब उसने छुपकर देखा कि उसने ऐसा क्यों किया तो समर उसमें कुछ पाउडर जैसा मिला रहा था, जिसे पीकर ही सृष्टि बेहोश हो गई। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं पहले ही सृष्टि को अलर्ट कर देता। इतना कहकर मयंक रोने का ड्रामा करने लगता है। मयंक की बातें सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। हाल में आए लोगों की नजर अब केवल समर पर थी। सभी उसे शक की निगाह से देख रहे थे। इतना बोलने के बाद मयंक तृप्ति को एक टक नज़र से देखने लगा, मानो उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि वह उसको पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वैसे भी मयंक का नेचर ही कुछ ऐसा था कि उसे अपने फैमिली का स्टेटस और पैसे का इतना रोबा था कि जिस किसी चीज़ को चाहता उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने का ही सोचता था, चाहे उसे पाने के लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। इधर सब लोग अब समर को शक की निगाह से देख रहे थे, लेकिन सच सिर्फ तृप्ति को पता था कि मयंक सिर्फ समर से बदला लेने के लिए सब कर रहा है। लेकिन सृष्टि के भाई सूरज को सिर्फ एक ही बात ही चिंता थी कि उसकी बहन को क्या हुआ है। वह बस लगातार एक ही बात कह रहा था कि सृष्टि को क्या हुआ है, अब तक डॉक्टर क्यों नहीं आए, बस सृष्टि एक बार ठीक हो जाए। उसे बस यही चिंता सता रही थी। ऑक्शन हॉल में अलग अलग बातें चल रही थी। सूरज डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ रहा था। इतने में समर उठता और उसके पास में रखे हुए कांच के गिलास में पानी भर कर लाता है और सृष्टि के मुंह पर पानी की कुछ छींटे डालता है। सृष्टि को थोड़ा होश आता और वह उठकर बैठती है। वह देखती है कि वह चारों ओर से लोगों से घिरी हुई है। सब उसे ही घूर रहे हैं। सबकी आंखों में ना जाने कितने सवाल थे। लेकिन एक सवाल जो हॉल में उपस्थित सभी लोग उसे पूछना चाहते थे कि सृष्टि को हुआ क्या था, वह बेहोश क्यों हुई थी। सब बेसब्री से उसकी तरफ देखते हैं। क्या मयंक जो कुछ भी कह रहा था वह सच था या वह अपना बदला लेने के लिए ये कर रहा है? तृप्ति के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। सूरज सृष्टि को उठाकर एक चेयर पर बैठता है और उसे पानी पिलाता है। सृष्टि होश में आने के बाद भी कुछ ठीक नहीं लग रही। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कि वह किसी बहुत बड़े सदमे में है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सूरज सृष्टि पूछता है कि तुम्हारी इस बड़ी हालत किसने करी और कैसे हुई? लाइट जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि तुम बेहोश हो गई? सृष्टि चुप रहती है। तभी तृप्ति सृष्टि से कहती है कि तुम चुप क्यों हो, कुछ कहती क्यों नहीं? हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम बेहोश कैसे हुई।
मयंक यहाँ ना जाने कैसी बातें फैला रहा है कि समर ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया है जिसे पीने के बाद तुम बेहोश हुई हो। सच सिर्फ तुम जानती हो। सृष्टि, तुम्हें बताना होगा कि आखिर क्या हुआ कि तुम बेहोश हो गई। सृष्टि का मुंह नीचे रहता है लेकिन तृप्ति की आवाज़ सुनकर ऊपर देखती है। वह बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन सृष्टि की आंखों में आंसू थे। वह हिम्मत करके जैसे ही कुछ बोलने जाती है, मयंक जोर से चिल्लाता है कि क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके ड्रिंक में समर ने कुछ डाला था, तो आप लोग मानते क्यों नहीं? आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मयंक की बात सुनकर सूरज सृष्टि से पूछता है कि क्या मयंक जो कह रहा है वह सच है। सृष्टि अभी भी डरी सहमी सी चुप बैठी है, किसी सोच में डूबी हुई है। और इतने में मयंक कहता है कि देख लिया कि वह अभी तक होश में नहीं आई और ना ही कुछ कह पाने की कंडीशन में है। आप लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? सृष्टि धीरे से समर की ओर देखती है। समर उसके पास में ही खड़ा था। सृष्टि समर को देखते देखते सूरज को कहती है कि मुझे घर जाना है अभी इसी वक्त। लेकिन सूरज कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना कहकर अपनी जेब से फोन निकालकर डायल करने ही जाता है कि तभी वहां मयंक उसे पुलिस को बुलाने से मना कर देता है और कहता है कि इस मामले को हम यहां अभी खत्म करेंगे बिना पुलिस को बुलाए। मयंक गुस्से में समर के पास जाकर कहता है इसको तो हम देख लेंगे। लेकिन समर फिर वहां पर चुपचाप खड़ा रहता है और सृष्टि को ही देखते रहता है। मयंक अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है, अपने गुंडों को ऑक्शन हॉल में बुलाता है, लेकिन फिर भी समर वहां पर निडर होकर खड़ा रहता है और मयंक से कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने सृष्टि की ड्रिंक में कुछ मिलाया है? मयंक गुस्से में जवाब देता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे ये लोग सारे सबूत ले लेंगे, बस तुम अब तमाशा देखो। लेकिन समर भी एक ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट था। उसने कई लोगों से लड़ने की ट्रेनिंग ले रखी थी, लेकिन वहां वो मयंक से लड़ाई नहीं चाहता था क्योंकि वह जिस कारण से ऑक्शन रूम के अंदर बैठा था वह उसे पूरा करना चाहता था। लेकिन फिर भी मयंक के साथ लड़ाई में वह खड़ा रहा। ये सब देखकर तृप्ति थोड़ी घबरा गई थी। उसे समर को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी क्योंकि वह जानती थी कि मयंक का इस शहर में क्या स्टेटस है और वह कैसा है। वह अपनी बात सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब सृष्टि की समर को लेकर चिंता और बढ़ गई थी कि उसके कारण समर की जान खतरे में पड़ गई है, जिसके लिए वो खिड़ को कभी माफ नहीं कर पाएगी। मयंक किसी भी तरह ना फंसे और पुलिस तक बात ना जाए, इसके लिए वो तरह तरह की कोशिशें करने लगा। तभी मयंक आपजी जगह से अचानक उठा और अपनी जेब से फोन निकालकर अपने गुंडों को बुला लिया। फोन करते ही ऑक्शन हॉल में गुंडों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन जब उसने देखा कि इधर ऑक्शन का समय हो गया है और इस समय उसका ऐसा करना उस पर भारी पड़ सकता है, उसने अपने गुंडों को ऑक्शन के बाद समर को मारने के लिए इशारा किया। गुंडों ने उसकी बात से सहमति जताई और कोने में जाकर खड़े ही गए ऑक्शन के लिए। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए, लेकिन मयंक, तृप्ति, समर अब भी वही खड़े थे। सृष्टि सूरज के साथ एक चेयर पर बैठी थी, वह अभी भी चुप बैठी थी। किसने सृष्टि की ड्रिंक में पाउडर मिलाया होगा? क्या समर मयंक के बुलाए गुंडों से लड़ाई कर अपने राज खोल देगा? क्या मयंक अपने बिछाए जाल में सफल हो जाएगा या सभी समर को दोषी मानकर सजा देंगे? जब सृष्टि अपने भाई सूरज से कहती है कि मुझे घर जाना है, तब सूरज सृष्टि से कहता है तुम थोड़ी देर यहीं बैठी रहो, अगर तुम उठो ही तो हो सकता है तुम्हें अचानक चक्कर आने लगे। तुम यहीं बैठी रहो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। जैसे ही सूरज डॉक्टर को बुलाने जाता है, सृष्टि यादव उसका हाथ पकड़कर कहती है मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, बस मुझे आराम करना है। सूरज सृष्टि यादव से कहता है ठीक है, तुम होटल के ऊपर वाले रूम में आराम करो, जैसे ही तुम्हें ठीक लगने लगेगा तुम हमें बताना कि क्या मयंक भैया सच कह रहे थे, क्या समर ने ही तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था? मयंक अग्रवाल को डर था कि कहीं सृष्टि यादव सच ना बता दे, इसलिए वो उम्मीद कर रहा था कि सृष्टि या तो जल्दी ठीक ना हो या उसे याद ना आए कि उसकी ड्रिंक में ड्रग किसने मिलाया था। मयंक सूरज से कहता है याद है जब कुछ देर पहले हम लोग समर से कह रहे थे कि उसे अपनी गलती मानकर मेरे और अमर भैया के आगे झुकना होगा, तब सृष्टि डरी हुई थी। उसने समर से रिक्वेस्ट की थी कि वह माफी मांगकर यह मामला यहीं सुलझा दे, लेकिन समर ने उसकी बात नहीं मानी थी। मुझे लगता है समर उस वक्त सृष्टि से गुस्सा हो गया होगा क्योंकि वह समर के मुझे मारने के प्लान के बीच आ रही थी, इसीलिए इस समर के बच्चे ने सृष्टि की ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। सूरज यादव मयंक से कहता है अगर ऐसा है तो मैं इस समर के बच्चे को यहीं मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। सृष्टि यादव को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुर्सी पर बैठी हुई दीवार को एकटक देखे जा रही थी। मयंक सूरज से कहता है तुम तकलीफ मत करो, इस समर को हम समझ लेंगे, मैंने अपने कुछ आदमी बुला लिए हैं, वो इस समर की खटिया खड़ी कर देंगे। तृप्ति भले ही समर से कुछ ही दिन पहले मिली थी, लेकिन उसे पता था कि समर इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता, लेकिन वह सूरज और वहां खड़े लोगों को समझा नहीं सकती थी कि यह काम समर ने नहीं किया है। उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। सूरज और मयंक तो पहले से ही समर से चिढ़े हुए थे, वह बस समर को मारने के लिए मौके की तलाश में थे। तृप्ति अपने पिताजी और भगवान के अलावा आज तक किसी के सामने नहीं झुकी, लेकिन इस स्थिति में तृप्ति खुद को पहली बार बेबस महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि मयंक को उसकी आंटी सोनाली अग्रवाल के अलावा अब और कोई नहीं रोक सकता था। तृप्ति अपना परेशान चेहरा लेकर सोनाली अग्रवाल के पास जाकर उसे कहती है मैडम, ये काम समर का नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसने सृष्टि की ड्रिंक में कुछ नहीं मिलाया है। ये काम जरूर किसी और का है। समर किसी को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह भी उस लड़की को जो कि उसकी वेल विशर है। सोनाली अग्रवाल तृप्ति से कहती है ये बात तुम कैसे कह सकती हो? मयंक के अलावा तुमने या हम में से किसी ने भी यह नहीं देखा कि किसने सोनाली की ड्रिंक में कुछ मिलाया है। तृप्ति सोनाली को जवाब देते हुए कहती है एग्जैक्टली, हम में से ये किसी ने नहीं देखा है कि सृष्टि की ड्रिंक में किसने ड्रग मिलाया था। अब मयंक ये कह रहा है कि उसने समर को देखा है, लेकिन आप जानती हैं कि वह समर से बदला लेना चाहता है। हो सकता है वह समर को फंसाने के लिए झूठ बोल रहा हो।
सोनाली तृप्ति से कहती है, मैं खुद तुम्हारी बातों पर यकीन करना चाहती हूँ तृप्ति। मैं खुद चाहती हूँ कि मयंक और समर के बीच की लड़ाई यहीं खत्म हो जाए, लेकिन अगर मयंक की बात सच है तो समर को उसकी सजा जरूर मिलेगी। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी होटल में कोई इंसान आकर हमारे गेस्ट के ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करें। अगर समर ने ही सृष्टि की ड्रिंक में कुछ मिलाया है तो मयंक नहीं, समर को उसकी सजा मैं खुद दूंगी। तृप्ति सोनली से कहती है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसने सृष्टि को बेहोश करने की कोशिश की थी? सृष्टि इस हालत में नहीं है कि वह कुछ याद कर पाए, और मयंक ने तो पहले ही समर को मारने के लिए गुंडे बुलवा लिए है। सोनाली तृप्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम मुझ पर सब छोड़ दो। मैं किसी भी तरह से इस बात का पता लगा लूंगी कि आखिर सृष्टि की ड्रिंक में बेहोशी की दवा किसने मिलाई थी। मयंक के बुलाने के बाद कुछ ही देर में उसके आदमी अपने हाथ में एक एक लाठी लिए हुए आ जाते हैं। समर उनको देखकर कोने में खड़ा हुआ मुस्कुराने लगता है। मयंक समर की ओर इशारा कर अपने आदमियों से कहता है, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? मारो इस आदमी को, इतना मारो कि यह चल भी ना पाए। जैसे ही मयंक के आदमी अपनी लठ लिए हुए समर की ओर बढ़ने लगते हैं, सोनाली अग्रवाल उस आदमियों को रोकते हुए मयंक से कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? मयंक अग्रवाल सोनाली से कहता है, चाची जी, इस आदमी ने सृष्टि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? सोनाली मयंक से कहती है, हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो, या ये भी हो सकता है कि तुमने कुछ गलत देख लिया हो, लेकिन जब तक ये चीज किसी सबूत के साथ साबित नहीं होती तब तक मैं तुम्हें समर को सजा देने की इजाजत नहीं दे सकती। मयंक सोनाली से कहता है, चाची, आपको मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? सोनाली मयंक से कहती है, मुझे विश्वास है बेटा, लेकिन कभी कभी हमारी आंखें धोखा खा जाती है, कभी कभी हमारा गुस्सा सच के बीच आ जाता है, और ऐसी परिस्थितियों में हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते। पास ही खड़ा समर इन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे मयंक और उसके आदमियों का कोई डर नहीं था, उसे चिंता थी तो बस सृष्टि की। सृष्टि अब पहले से काफी बेटर महसूस करने लगी थी। वह सृष्टि को ठीक हालत में देख एक चैन की सांस लेता है, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था। वह मन ही मन सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत और जवान औरत मयंक की चाची कैसे हो सकती है। समर मन ही मन मुस्कुराता है और सृष्टि यादव के पास जाता है। उसे सृष्टि के पास जाते देख सूरज यादव समर को रोककर उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, ओए, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के पास आने की? कुछ देर पहले तो तूने इसे बेहोशी की दवा दी, अब क्या पास आकर तू मेरी बहन को मार देना चाहता है? इससे पहले कि समर कुछ कहता, सृष्टि यादव सूरज पर चिल्लाते हुए कहती है, सूरज, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? समर से छोड़ो उसे। सूरज सृष्टि से कहता है, लेकिन दीदी, इस आदमी ने तुम्हारी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा था। तुम अब तक इसका पक्ष क्यों ले रही हो? यह आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं। सूरज की बात सुन सृष्टि यादव अपनी कुर्सी से खड़े होती है। जैसे ही वह खड़े होती है उसे हल्के से चक्कर आने लगते हैं। सूरज समर का कॉलर फटाक से छोड़ता है और सृष्टि को पकड़ते हुए कहता है, दीदी, आप ठीक तो है ना? सृष्टि अपने सर पर हाथ रखते हुए सूरज से कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ, बस अचानक खड़े होने की वजह से मुझे चक्कर आए हैं। मैं ये कह रही थी कि तुम समर को बेवजह बुरा भला कह रहे हो। इसने मेरी ड्रिंक में कुछ नहीं मिलाया है। मैं जानती हूँ ये हरकत किसने की है। सृष्टि के इतना कहने पर वहां खड़े सभी लोग गौर से सृष्टि की बात सुनने लगते हैं। सोनाली अग्रवाल सृष्टि के पास जाती है और पूछती है, बेटा, प्लीज बताओ तुम्हारी ड्रिंक में किसने बेहोशी की दवा मिलाई थी? हमारा ये जानना बेहद जरूरी है। सृष्टि यादव जवाब देते हुए कहती है, जब आप लोग आपस में बहस कर रहे थे तब मैं यहीं इस कुर्सी पर बैठकर वाइन पी रही थी। मैं काफी परेशान थी, मुझे लड़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। मैं चाहती थी कि आप लोग जल्द ही मामला सुलझा लें। जब मैं वाइन पी रही थी तब अचानक से लाइट चली गई थी। मुझे उस वक्त अपने पास किसी के आने का आभास हुआ था, लेकिन चूंकि मैं वाइन पी रही थी मुझे लगा कि मुझे भ्रम हो रहा था। मैंने वह ग्लास उठकर एक ही बार में खत्म कर दिया था। जब मैंने वह ग्लास खत्म किया तो कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उस आदमी के हाथ में एक ड्रग की बोतल थी। सूरज यादव सृष्टि से पूछता है, कौन था वह आदमी दीदी? आप जल्दी बताइए मुझे, मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। सृष्टि मयंक अग्रवाल की ओर इशारा करते हुए कहती है, मयंक ही था वह इंसान। इसी ने समर को फंसाने के लिए मुझे यूज किया था। सृष्टि के इतना कहते ही सभी लोग मयंक की ओर देखने लगते हैं। मयंक के चेहरे पर पसीने छूट रहे थे। सोनाली अग्रवाल मयंक के करीब जाती है और उसे एक जोर का चांटा मारते हुए कहती है, यही सीख दी है हमने तुम्हें। मुझे पता भी नहीं था कि तुम अपनी मनमानी करने के लिए किसी की जान के साथ भी खेल सकते हो। तुमने समर से बदला लेने के लिए एक सीधी सी लड़की की जान के साथ खिलवाड़ किया है। छी। मयंक की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी चाची के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। मयंक धीमी आवाज में अपनी चाची सोनाली अग्रवाल से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया चाची। ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये सब लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। मयंक की बात सुनकर सूरज यादव मयंक से कहता है, मयंक, मैं तुम्हें भैया भैया कहकर बुलाता था, तुम्हारी इज्जत करता था। समर मुझे भी इतना पसंद नहीं, लेकिन तुमने तो इस आदमी से बदला लेने के लिए मेरी ही बहन को मोहरा बना डाला। मैं इस गलती के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मयंक सूरज से कहता है, सूरज मेरी बात मानो, ये सब इस समर का क्या धारा है? यह मुझे फंसाना चाहता है। तुम बस एक बार हाँ कहो, मैं इस आदमी को यहीं के यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। सूरज यादव मयंक को रोकते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया आपका ड्रामा।
मेरी बहन कभी झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ मयंक, वरना मेरा हाथ तुम पर उठ जाएगा। मयंक यादव की चाची भी उसके सपोर्ट में नहीं थी। मयंक मासूम निगाहों से अमर शुक्ला की ओर देखता है। वह अमर शुक्ला को इतनी मासूमियत से देख रहा था मानो उसकी आंखें अमर शुक्ला से चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि प्लीज मेरा समर से बदला लेने में शांत दीजिए अमर भैया। लेकिन अमर शुक्ला सच्चाई की राह पर चलने वाला इंसान था। वह मयंक का नेचर अच्छी तरह से जानता था। वह इस चीज में मयंक का साथ नहीं दे सकता था। सच सबके सामने आने पर भी अगर वह मयंक का साथ देता तो लोग उसके बारे में बुरा भला कहते, उसे सम्मानजनक निगाहों से कभी नहीं देखते। लोगों के मन में उसके लिए इज्जत कम हो जाने के डर से अमर शुक्ला मयंक से कहता है, मुझे माफ करना मयंक, लेकिन मैं गलत चीजों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम्हें समर की अपने साथ इस आपसी लड़ाई में सृष्टि को लाने की जरूरत नहीं थी। अगर सृष्टि को कुछ हो जाता तो शायद मैं भी तुम्हें माफ नहीं करता। मयंक के पास वहां से जाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं था। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी। वह हॉल से निकलने से पहले समर के पास आकर कहता है, तुझे तो मैं देख लूंगा। इतना कहकर मयंक अग्रवाल वहां से चला जाता है। जैसे ही मयंक को उस हाल से वापस जाता है, सोनाली अग्रवाल सृष्टि के पास आकर कहती है, मुझे माफ करना बेटा। मयंक अग्रवाल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। वह दिल का बुरा नहीं है, उसने जरूर गुस्से में आकर यह गलती की होगी। सृष्टि यादव सोनाली से कहती है, आपको माफी मुझसे नहीं समर से मांगनी चाहिए। अगर वक्त पर मैं ठीक ना होती, अगर वक्त पर मुझे सब कुछ याद नहीं आया होता तो आपके भतीजे के गुंडे तो समर को मार चुके होते हैं। सोनाली अग्रवाल सृष्टि की बात सुनकर समर के पास जाती है और कहती है, उम्मीद है आपको मयंक की इस हरकत से ज्यादा बुरा नहीं लगा होगा। उम्मीद है कि आप उससे माफ कर देंगे। समर सोनाली से कहता, मुझे आखिर बुरा क्यों लगेगा, वैसे भी वह और उसके गुंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन अगर आज सृष्टि को कुछ हो जाता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। उम्मीद तो मुझे है कि वह आज अपना सबक सीख जाए, वरना उसे मैं चैन से नहीं जीने दूंगा। सोनाली अग्रवाल समर से कहती है, मैं वादा करती हूँ कि मेरे परिवार की तरफ से आगे से आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको डिनर पर बुलाना चाहती हूँ। क्या आप मेरी यह रिक्वेस्ट मानेंगे? समर सोनाली से कहता है, अजीब है, हमारी मुलाकात आज ही हुई है और आप आज ही मुझे डिनर पर बुलाना चाहते हो। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्यों ना आप मुझे सारी चीजें क्लियर बता दें। सोनाली मुस्कुराते हुए समर से कहती है, आपको सिर्फ मैं ही नहीं, मुंबई के चारों अमीर परिवार डिनर पर बुलाना चाहते हैं। समर भी मुस्कुराते हुए सोनाली को जवाब देता है, क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे आप जैसे अमीर लोग दावत पर बुलाने के लिए इतना उत्सुक है? सोनाली समर से कहती है, दरअसल बात यह है कि इससे पहले कि सोनाली समर को कुछ बताती, सृष्टि यादव सोनाली से कहती है, रुक जाए। वह सारी बातें खुलेआम समर को नहीं बताई जा सकती। हमें वह सारी बातें पता नहीं के लिए किसी सेफ प्लेस पर जाना होगा। समर सृष्टि यादव और सोनाली से कहता है, मेरे तुम दोनों से कुछ सवाल है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो? सृष्टि, क्या तुम्हें पता था कि संदीप रावत सोनाली का ही बॉडीगार्ड है? और यह कौन सी बात है जो तुम मुझे सबके सामने नहीं बता सकती? तृप्ति और उसके पिताजी कमल कुमार भी सृष्टि के पास खड़े हुए थे। इससे पहले कि सृष्टि यादव और सोनाली अग्रवाल समर को जवाब देती, तृप्ति सृष्टि यादव से पूछती है, हाँ हाँ बताओ सृष्टि, क्या तुम्हें पता था कि संदीप रावत का संबंध अग्रवाल परिवार से है? और अगर पता था तो समर तो हमसे अभी अभी मिला है, लेकिन मैं तो तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त हूँ, तुमने मुझे भी बताना ठीक नहीं समझा? इससे पहले कि सृष्टि यादव तृप्ति को जवाब देती है, तृप्ति के पिताजी कमल कुमार तृप्ति से कहते हैं, कुछ बातें हमने तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही तुमसे छुपाई हुई है बेटा। तृप्ति अपने पिताजी की ओर देख कहती है, पापा आप भी, आप तो मुझसे कभी बातें नहीं छुपाते। और वैसे भी ऐसा कौन सा डर था जिसने आपको मुझसे बातें छुपाने के लिए मजबूर किया? कमल कुमार तृप्ति से कहता है, बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं जानता हूं कि तुम एक बहादुर लड़की हो, एक निडर लड़की हो, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम बस अभी अपना ख्याल रखो, बाकी सब मैं समझ लूंगा। सृष्टि यादव समर के प्रश्नों का जवाब देते हुए समर से कहती है, हाँ ये बात सच है कि मैं पहले से ही जानती थी कि संदीप रावत सोनाली मैडम का बॉडीगार्ड है, और हाँ सोनाली मैडम और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वैसे भी सोनाली मैडम एक रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। आखिर भला कैसे कोई इन्हें नहीं जानेगा? और रही बात उस बात की तो वह हम तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकते। सृष्टि यादव की बात सुनकर सोनाली अग्रवाल सृष्टि और कमल कुमार की ओर देखते हुए कहती है, हम होटल के टॉप फ्लोर के रूम में चलते हैं, वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सोनाली तृप्ति की ओर देख उससे कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर यहीं रुको और ऑक्शन की प्रक्रिया चालू कर दो, हम कुछ ही देर में तुम्हें ज्वाइन करते हैं। तृप्ति कमल कुमार की ओर देखते हुए कहती है, पापा मैं आखिर आप लोगों के साथ क्यों नहीं चल सकती? कमल कुमार तृप्ति से कहता है, बेटा जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा, कुछ बातें ना जानना ही तुम्हारे लिए ठीक है। इतना कहकर सोनाली समर, अमर शुक्ला, सृष्टि यादव और कमल कुमार को लेकर होटल के टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में खड़े हो जाती है। लिफ्ट में एक कोने में सृष्टि यादव और समर खड़े हुए थे। सृष्टि यादव समर से धीमी आवाज में कहती है, मुझे माफ कीजिएगा समर, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। ना ही मैं सुबह आपके होटल पर आपको यहाँ इनवाइट करने के लिए आती, ना ही आप यहाँ थे, और ना ही यह बखेड़ा खड़ा होता। समर मुस्कुराते हुए सृष्टि यादव से कहता है, नहीं नहीं तुम अपने आप को इस चीज के लिए दोष मत दो। अगर तुम मुझे नहीं बुलाती तो भी अग्रवाल परिवार मुझे किसी ना किसी तरह ढूंढ लेता।
समर समझ चुका था कि उस रात स्काई क्लब में सोनाली अग्रवाल ने ही संदीप को लड़ाई करने के लिए भेजा था और समर संदीप अग्रवाल और उसके आदमियों को हरा चुका था। वह जानता था कि अब सोनाली अग्रवाल भी समर की फाइटिंग स्किल्स से काफी अच्छी तरह वाकिफ है। वह ये भी जानता था कि जो बात सोनाली उसे बताने वाली है वह कहीं ना कहीं समर के मार्शल आर्ट्स को लेकर जुड़ी हुई है। सृष्टि यादव समर से कहती है, ओह थैंक गॉड, मुझे लगा था कि आप मन ही मन मुझे गालियां दे रहे होंगे। वैसे मैंने आपको जो होटल में ऑफर दिया था अभी भी वैलिड है। जब हम आपको पूरी बात बताएंगे तब आपको समझ जाएगा कि मैं क्यों आपको कुछ दिन के लिए अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती थी। सृष्टि यादव की बात सुनकर कमल कुमार उससे कहता है, सृष्टि तुम पहले से जानती हो कि समर ने हमसे वादा किया है कि वह कुछ दिनों के लिए तृप्ति का बॉडीगार्ड रहेगा। तुम्हारा समर से बॉडीगार्ड बनने के लिए पूछना बेफिजूल है। सृष्टि यादव कमल कुमार को जवाब देते हुए कहती है, क्यों बेफिजूल है? तृप्ति का तो इस मैटर से कुछ लेना देना भी नहीं है, वह बिल्कुल सेफ है। फिर क्यों मैं समर को कुछ दिन के लिए अपना बॉडीगार्ड नहीं बना सकती? इससे पहले कि कमल कुमार सृष्टि यादव से कुछ कहता, सोनाली अग्रवाल सृष्टि से कहती है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं सृष्टि। ये वक्त है ऐसा है कि इस वक्त में हमारे परिवार के सदस्य जिनको इस मैटर के बारे में पता नहीं है वह भी सेफ नहीं है। तुमने सुना होगा कि कुछ दिन पहले पटेल परिवार की मुंबई से गायब होने की खबर आई थी। हमें अभी अभी पता लगा है कि उन पर एक ग्रुप ने बुरी तरह अटैक किया था। सृष्टि यादव सोनाली से कहती है, लेकिन रामेश्वर प्रसाद जी तो काफी ज्यादा पावरफुल आदमी है ना, उनके ऊपर कैसे कोई अटैक कर सकता है? सोनाली सृष्टि को जवाब देते हुए कहती है, ये गैंग ऐसी है जो ताकतवर और पैसे वाले लोगों को ही टारगेट कर रही है। जब सोनाली अग्रवाल बताती है कि पटेल परिवार इसलिए गायब हुआ है क्योंकि उन पर किसी ने अटैक किया था, तब कमल कुमार और सृष्टि के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। सृष्टि यादव सोनाली से पूछती है, आपको कैसे पता कि उन पर किसी गैंग ने अटैक किया है? ये सुनी हुई बात झूठ भी तो हो सकती है। सोनाली सृष्टि यादव को बताती है, मैंने सिर्फ सुना नहीं है, अपनी आंखों से देखा है, बल्कि हम जिस होटल रूम में जा रहे हैं वहां रामेश्वर प्रसाद जी भी मौजूद है। कुछ ही देर में ये सभी लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। कमल कुमार और सृष्टि यादव देखते हैं कि उस रूम में रामेश्वर प्रसाद एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। वह ना हिल पा रहा था ना कुछ बोल पा रहा था। कमल और सृष्टि यादव उसकी हालत देख डर जाते हैं। कमल कुमार सोनाली से पूछता है, इन्हें क्या हुआ? सोनाली कमल कुमार से कहती है, इनकी यह हालत उसी गैंग ने की है। जब ईशा समर के साथ कमल कुमार से उसके घर पर मिलने गई थी, वहां से होटल वापस आने के बाद ईशा ने कमल कुमार को कॉल करके बताया था कि जब समर और ईशा जोधपुर से मुंबई आ रहे थे तब कुछ लोग उनके पीछे लगे हुए थे और यही बात कमल ने सोनाली को भी बताई थी। समर सोनाली की बात सुन उससे पूछता है, कौन थे उस गैंग के लोग, क्या आपको कुछ पता है? सोनाली समर से कहती है, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो गुंडे ईशा और तुम्हारे पीछे लगे हुए थे वह वही लोग हो जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें इस मैटर में इन्वॉल्व किया है। समर सोनाली से कहता है, मैं दावे के साथ ये दोनों गैंग एक नहीं है। सोनाली समर को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि दोनों गैंग एक नहीं है? कहीं तुम्हें तो उनके बारे में सब पता नहीं? समर सोनाली से कहता है, क्योंकि जिस गैंग ने हम पर हमला किया था उसका टारगेट मैं नहीं था। समर को इनवाइट करने से पहला उसका प्लान ये था कि वह समर को इतना कहकर मना लेगी कि उसकी जान के पीछे वही लोग पड़े हैं जो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन समर अब सोनाली का प्लान समझ चुका था। सोनाली मन ही मन सोचती है कि अब वह क्या करे, कैसे समर को उन फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मनाए। समर सोनाली से कहता है, आपने मुझे इसीलिए बुलाया था ताकि आप मुझे एज अ शील्ड यूज कर सको। सोनाली सटपटाते हुए समर से कहती है, हाँ मेरा इरादा तो यही था, लेकिन अब जब तुम समझ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक ऑफर दे सकती हूँ। समर सोनाली से पूछता है, कैसा ऑफर? सोनाली सना से कहती है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उन लोगों के बारे में तुम्हें पता करके बता सकती हूँ जिन्होंने ईशा पर हमला करने की कोशिश की थी। समर सोनाली से कहता है, जी नहीं थैंक यू, मैं मदद खुद कर सकता हूँ। आप अपना देखिए, मेरे खिलाफ प्लान करने से अच्छा आप अपनी और अपने वालों की मदद कीजिए। सोनाली के पास खड़ा अमर शुक्ला समर से कहता है, तुम मैडम से यह किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हें मदद करना हो तो करना, वरना इन सभी लोगों की रक्षा करने के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। वैसे भी अगर तुम हमारी 3-4 फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना भी चाहते तो भी नहीं कर सकते। अमर शुक्ला जानता था कि समर एक मार्शियल आर्टिस्ट है, लेकिन समर की उम्र छोटी थी। अमर शुक्ला को समर पर भरोसा नहीं था, वह उसे अपने से मार्शियल आर्टिस्ट में काफी नीचे मानता था। समर मुस्कुराते हुए अमर शुक्ला को जवाब देता है, मैं नहीं, तुम पावरलेस हो। 3-4 परिवार तो छोड़ो, तुम एक परिवार को भी नहीं बचा सकते। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मयंक अग्रवाल को कोई बीमारी नहीं थी, उसके शरीर में किसी ने पॉइजन प्लांट किया था जो कि उसे किसी भी दिन मार सकता है। अमर शुक्ला समर की बात सुन सटपटाते हुए कहता है, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह मत समझो कि तुमने मयंक अग्रवाल को यहाँ से भगा दिया तो तुम मुझे भी कुछ भी बोल सकते हो। मैं अपने सामने झूठ नहीं सहूंगा। अमर शुक्ला एक तलवारबाज तो था ही, लेकिन उसकी मेडिकल स्किल्स भी काफी अच्छी थी। जब समर अमर शुक्ला को बताता है मयंक अग्रवाल की बॉडी में किसी ने पॉइजन प्लांट किया था, तब अमर शुक्ला गुस्से में आकर समर से कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? समर अमर शुक्ला से कहता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि मयंक की बॉडी में किसी ने पॉइजन प्लांट किया था, और अगर उस पॉइजन को मयंक की बॉडी से पूरी तरह नहीं निकाला गया वह 3-4 दिन में मर जाएगा। अमर शुक्ला समर से कहता है, ठीक है मैं मानता हूं और जानता हूं कि मयंक की बॉडी में पॉइजन था, लेकिन मैंने उसकी बॉडी से पॉइजन पूरी तरह से निकाल दिया है।
समर एक झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, खैर मुझे क्या, तुम जिस तरह से खुद को और मयंक को तसल्ली दे सकते हो देते रहो। कुछ दिनों में रिजल्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा जब वह हमारे बीच नहीं रहेगा। अमर शुक्ला झिझकते हुए समर से कहता है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरी गलती कैसे हो सकती है? मैंने अपने 22 साल के मेडिकल करियर में कुल 100 मरीजों को ठीक किया है। समर अमर से कहता है, कितने मरीजों को ठीक किया इससे फर्क नहीं पड़ता। हर बीमारी के लिए अलग अलग तरह की मेडिकल स्किल्स की जरूरत होती है। फर्क इतना है कि आपका ट्रीटमेंट कितना असरदार है। समर के इतना कहते ही पास ही खड़ी सोनाली अग्रवाल मुस्कुराते हुए दोनों से कहती है, अगर तुम दोनों की मेडिकल स्किल इतनी ही अच्छी है तो क्यों ना हम प्रैक्टिकली देख ले कि कौन ज्यादा बेहतर है। अमर शुक्ला सोनाली से पूछता है, प्रैक्टिकली बट हाउ? सोनाली अग्रवाल अमर शुक्ला से कहती है, रामेश्वर प्रसाद जी के अंदर भी वही पॉइजन प्लांट किया गया है जो कि मयंक के अंदर किया गया था। आप दोनों में से जो भी इनके शरीर से वह पॉइजन निकालकर इन्हें स्वस्थ कर देगा, मैं उसी की बात मानूंगी। अमर शुक्ला मुस्कुराते हुए सोनाली से कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं मयंक को ठीक कर सकता हूं तो इन्हें भी आसानी से ठीक कर सकता हूं। लेकिन चूंकि समर मुझसे हर चीज में छोटा है, मैं पहले उसे रामेश्वर प्रसाद को ठीक करने का मौका देना चाहूंगा। अमर शुक्ला ने अपने हाथ पीछे बांधते हुए यह बात बड़े ही गर्व के साथ कही थी। समर अमर शुक्ला से कहता है, क्या तुम सूरे हो कि तुम मुझे इनका पहले इलाज करने देना चाहते हो? अमर शुक्ला समर को जवाब देते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपनी गलती मानकर मुझसे माफी मांग सकते हो। मैं तृप्ति और सृष्टि की वजह से तुम्हें माफ कर दूंगा। समर मुस्कुराते हुए अमर शुक्ला से कहता है, नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल ही गलत समझ बैठे। मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि इनका इलाज करना मेरे लिए काफी ही सरल चीज है। मैं करीब 3 मिनट में इनका इलाज कर सकता हूँ। अमर शुक्ला समर की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वह समर से कहता है, क्या तुम्हें मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत बचपन से ही है? 3 मिनट तो क्या, अगर मैं तुम्हें 3 दिन भी दूं तो भी तुम इनका इलाज नहीं कर पाओगे। सोनाली अग्रवाल समर से कहती है, समर, रामेश्वर प्रसाद के शरीर में कोई आम जहर नहीं है। अमर शुक्ला जी को खुद मयंक को ठीक करने में 5 दिन लगे थे और उसमें भी वह काफी बार फेल हुए थे। तुम्हारा इन्हें 3 मिनट में ठीक कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समर सोनाली अग्रवाल और अमर शुक्ला की ओर देखते हुए कहता है, लगता है आप दोनों को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। इतना कहकर समर रामेश्वर प्रसाद के पास जाता है और कुछ देर अपनी आंखें बंद रखकर अपना हाथ रामेश्वर प्रसाद के सर पर रख देता है। अमर शुक्ला को लगता है कि समर रामेश्वर प्रसाद को हानि पहुंचाने वाला है, इसलिए वह चिल्लाते हुए समर से कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? समर अमर की बातों को इग्नोर करता है और अपनी पूरी ऊर्जा अपने इलाज की ओर केंद्रित करता है। अमर शुक्ला एक बार उससे फिर से चिल्लाता है और इस बार और जोर से कि तुम क्या कर रहे हो? समर अमर को देखता है और अपने एक हाथ से इशारा करता है और फिर कहता है कि घबराओ मत, मैं इनको कोई हानि नहीं होने दूंगा। समर यह बात इतनी कॉन्फिडेंस से बोला कि अमर 1 मिनट के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर जो भी कर रहा है क्या वह कर पाएगा या नहीं। कहीं रामेश्वर प्रसाद को कुछ हो ना जाए। जहां अमर एक तरफ समर की परीक्षा तो लेना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर उसे रामेश्वर प्रसाद की चिंता भी थी और इस उलझन में वह खड़ा समर को एकटक देखे जा रहा था। समर अभी भी शांत खड़ा था, उसका एक हाथ अभी भी रामेश्वर प्रसाद के सर पर था। वहां माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा हो गया था। सबकी नजर समर पर थी और समर अपनी पूरी शक्ति को, अपनी पूरी ऊर्जा को अपने हाथ में केंद्रित कर रहा था। वह धीरे धीरे अपने चेतन और अवचेतन मन को एकत्रित करके ध्यान लगा रहा था, क्योंकि मार्शल आर्ट्स का सबसे पहला नियम ही ध्यान होता है और समर उसमें माहिर था। उसने कई समय तक सिर्फ ध्यान किया था और इसी के कारण ही इतना बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बना था। धीरे धीरे समर अपनी सारी ऊर्जा को अपने हाथ की ओर लेते आ रहा था। वहीं पर अमर शुक्ला अभी भी उसी भ्रम में था कि समर सिर्फ ढोंग कर रहा है और उससे अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर वहां कोई भी नहीं है। सोनाली भी वहीं पर समर से ज्यादा अमर शुक्ला पर यकीन करती थी और वह चाह रही थी कि समर अपनी परीक्षा में फेल हो जाए। समर की टेक्निक दिखने में कोई खास नहीं लग रही थी, पर समर को खुद की टेक्निक पर बहुत ज्यादा भरोसा था। समर ने अपनी आंख बंद करने पर अपनी सारी ऊर्जा रामेश्वर प्रसाद पर इस्तेमाल करी। उसका हाथ अभी रामेश्वर प्रसाद के सर पर था। समर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, रामेश्वर प्रसाद के सर में से काला धुआं निकलने लगा। ये काला धुआं वह पॉइजन था जो रामेश्वर प्रसाद के अंदर मौजूद था, लेकिन अभी तक पूरा पॉइजन नहीं निकला। उस धुएं को देखकर अमर शुक्ला और सोनाली दोनों ही अचंभे में आ गए। अमर शुक्ला को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि समर ने ये कैसे कर दिया था, लेकिन अब तक पूरा पॉइजन नहीं निकला था। अब अमर शुक्ला देखना ये चाहता था कि क्या समर रामेश्वर प्रसाद का पूरा पॉइजन निकाल पाएगा या नहीं। समर अपनी फिर से आंखें खोलता है, लेकिन अभी उसका ध्यान रामेश्वर प्रसाद पर ही था। वह अमर और सोनाली की तरफ देख भी नहीं रहा था। समर को भी पता था कि अभी उसका काम आधा ही हुआ है। अभी रामेश्वर प्रसाद के अंदर वह पॉइजन बचा हुआ है और उसे निकालना उसके लिए अभी महत्वपूर्ण था। समर अपने ध्यान को और केंद्रित करने लगा, लेकिन उसे भी पता था कि आप सिर्फ हाथ के माध्यम से वह पॉइजन नहीं निकाला जा सकता। अगर उसे पॉइजन निकालना है तो उसे दूसरी तरकीब का इस्तेमाल करना होगा। समर और एनर्जी एकत्रित करने लगा। अब अमर और सोनाली दोनों ही देखना चाहते थे कि समर अब क्या करेगा। समर की ऊर्जा रामेश्वर प्रसाद के शरीर में भी दौड़ रही थी। रामेश्वर प्रसाद के चेहरे पर पसीना आ रहा था, मानो जैसे बहुत तेज गर्मी में कहीं बैठा हो। इतने में ही समर अपनी जेब में हाथ डालता है और अपनी जेब से एक पोटली निकालता है। अमर और सोनाली दोनों ही उसके हाथ की तरफ देख रहे हैं। वह दोनों बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि समर के हाथ में क्या है। समर उस पोटली में से एक सुई निकालता है। समर धीरे से अपने हाथ की मुट्ठी को खुलता है और उसे देखता है। अमर और सोनाली और उत्सुक होते हैं, वह भी समर के हाथ की तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन समर के हाथ में रखी हुई चीज को देख नहीं पा रहे थे। उस समय पूरे माहौल में एक अजीब सी एनर्जी दौड़ रही थी, मानो उस जगह की एक चीज एनर्जी रेडिएट कर रही हो।
समर अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ में रखी चीज को उठाता है। तब जाकर अमर और सोनाली को पता चलता है कि वह और कुछ नहीं एक सुई थी। समर उसी को देखता रहता है और फिर उसे अपने एक हाथ में रखकर दूसरा हाथ पीछे की ओर कर लेता है। इसके बाद वह अपनी आंख फिर से बंद कर ध्यान लगाता है, अपनी सारी एनर्जी उस सुई की तरफ केंद्रित करता है। फिर धीरे से सुई को रामेश्वर प्रसाद के सीने के एक भाग में 2 इंच अंदर डाल देता है। रामेश्वर प्रसाद के सीने में जहां सुई घुसी थी वह एक एक्यूपंक्चर पॉइंट भी था। शरीर में कई ऐसे पॉइंट होते हैं जिसे दबाने शरीर में कहीं ऐसे पॉइंट होते हैं जिसे दबाने से शरीर की कई मांसपेशियां खुलती है और यह इलाज करने के काम भी आता है। इन पॉइंटों को एक्यूपंक्चर पॉइंट कहते हैं। समर को एक्यूपंक्चर पॉइंट बखूबी पता थे, इसलिए उसने उस सुई को बड़ी सावधानी से उस पॉइंट पर घुसा दिया था। वह सुई रामेश्वर प्रसाद के सीने में 2 इंच अंदर तक गई थी और सीने के अंदर जाते ही उस पॉइंट से वापस से काला धुआं निकलने लगा था। ये काला धुआं वही पॉइजन था जो रामेश्वर प्रसाद के शरीर के अंदर बच गया था। सारा धुआं निकलने के बाद समर ने धीरे से उस सुई को रामेश्वर प्रसाद के शरीर से बाहर निकाली। फिर उसने उस सुई को वापस धीरे से अपनी जेब में डाल दिया। अमर और सोनाली दोनों ही वहां खड़े खड़े देख रहे थे और रामेश्वर प्रसाद के अंदर का पोजीशन पूरी तरह से अब निकल गया था। समर ने फिर रामेश्वर प्रसाद को धीरे से कहा कि आप अब अपनी व्हीलचेयर से उठ सकते हैं। रामेश्वर प्रसाद व्हीलचेयर से उठने में संकोच कर रहा था। समर ने उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और आंखों में आंखें डालकर उन्हें पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि आप मेरी बात मानिए और एक बार व्हीलचेयर से उठने की कोशिश कीजिए। रामेश्वर प्रसाद समर की बात सुनकर धीरे से व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वह खड़े हो जाता है। ये देखकर सब आश्चर्य हो जाते हैं। जैसा कि समर ने कहा था कि वह रामेश्वर प्रसाद को 3 बजे मिनट में ठीक कर सकता है, वह उसने करके दिखा दिया था। अमर खुद अचंभे में था कि समर ने ये कैसे करके दिखा दिया था। उसे खुद मयंक का पॉइजन निकालने में 5 दिन लगे थे, लेकिन समर ने तो ये पॉइजन केवल 3 मिनट के अंदर ही निकाल दिया था। अमर समझ गया था कि समर कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने जो कर दिखाया था वह कोई साधारण इंसान का काम नहीं है। उसके हार तो हो गई थी, लेकिन फिर भी समर के किए गए काम को वह किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया था। सोनाली की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि महज 3 मिनट के अंदर समर ने ये कैसे करके दिखा दिया था। और रामेश्वर प्रसाद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह मदमस्त हाथी की तरह खुशी से झूम रहा था। उसने समर का कई बार धन्यवाद किया, कभी गले लगाकर कभी हाथ मिलाकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह समर को किस तरह थैंक यू। उसकी आंखों में वह भाव फूट फूट के झलक रहे थे। वह बस बार बार समर को थैंक यू बोल रहा था और समर भी उसे खुशी से देख रहा था। एक तरफ जहां रामेश्वर प्रसाद खुश था, वहीं दूसरी तरफ अमर और सोनाली आश्चर्य से समर की तरफ देख रहे थे। और सोनाली समझ गई थी कि उसने मयंक को समर से लड़ने से रोककर अच्छा काम करा, लेकिन सोनाली के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। समर वहां खड़ा खड़ा बस मुस्कुरा रहा था। यह एक रहस्यमयी मुस्कान थी जिसे ना तो अमर समझ पा रहा था और ना ही सोनाली समझ पा रही थी। अपनी बात के मुताबिक समर ने अमर और सोनाली से जो वादा किया था और जिस विश्वास के साथ उसने कहा था कि वो रामेश्वर प्रसाद के शरीर से 3 मिनट में पॉइजन निकाल कर उन्हें ठीक कर देगा, वह अपनी कही बात में सफल रहा। उसने रामेश्वर प्रसाद की छाती पर हाथ रखा, अपना सारा ध्यान अपनी हथेली पर केंद्रित किया और देखते ही देखते रामेश्वर प्रसाद के पूरे शरीर से कुछ अजीब सी काली धाराएं बहती हुई समर के हाथ की ओर आने लगीं। देखने वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि यह कोई सपना तो नहीं है। कुछ ही देर बाद रामेश्वर प्रसाद को होश आ गया, पर वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, परंतु जिस हालत में वो गिरा था अब उससे काफी ठीक था। अब सोनाली और अमर भी समझ गए थे कि समर कोई साधारण इंसान नहीं है। रामेश्वर प्रसाद के ठीक होते ही सभी लोग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। जिस इंसान के बच पाने की उम्मीद ना के बराबर थी, जिसका शरीर कोयले की तरह काला पड़ता जा रहा था और मौत की बाहों में मानो लिपट गया था, वो इंसान अभी स्वस्थ हालत में बैठा था, वो भी जिंदा। अमर अब भी समझ नहीं पा रहा था कि समर ने ये कैसे किया। कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है, ये सब जो चल रहा है वो सब सच है या फिर सिर्फ एक बुरा ख्याल। वो बस खुद में ही डूबा हुआ इधर से उधर घूम रहा था। अमर शुक्ला अभी भी इसे एक चमत्कार मान रहा था। जब समर ने देखा कि जब से उसने रामेश्वर प्रसाद को ठीक किया है, अमर काफी बेचैन सा दिख रहा है, जैसे वो खुद के ही ख्यालों में कहीं जूझकर कुछ बातों को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। समर को समझते देर नहीं लगी कि अमर के मन में क्या चल रहा है। समर अमर से कहता है कि अगर इंसान अपने अंतर मन की इच्छा से चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है और मुझे अपनी ऊर्जा और शक्ति पर पूरा भरोसा था, जिसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मैं इसे चमत्कार नहीं, ऊर्जा की शक्ति कहूंगा। रामेश्वर प्रसाद को ठीक करना केवल मेरी ऊर्जा की शक्ति है और ध्यान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यह कर सकता है। बस उसे धैर्य, खुद पर काबू और खुद की ऊर्जा को दूसरे के इलाज के काम में लेना होगा। बस फिर कोई भी व्यक्ति दूसरी व्यक्ति का इलाज कर सकता है। यह बातें सुनकर अमर शुक्ला को महसूस हुआ कि समर पर विश्वास ना करके उसने गलती की थी। इन पलों में मानो उसे समर दूध से धुला हुआ पवित्र अमृत जैसा लग रहा था, जो हमेशा से ही सही और सत्य था। वह समर से बहुत प्रभावित होता है और खुश होता है। अमर शुक्ला समर से कहता है कि तुम सच में अद्भुत हो समर। समर अभी भी रहस्यमयी मुस्कान दे रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो मानो बयान कर रही हो कि मुझसे पूछो कि मेरे भीतर क्या है, या ये कह लो कि मुस्कान जो क्यों, क्या, कैसे के सवाल लिए बैठी हो। अमर इस मुस्कान पर उससे पूछ ही लेता है कि तुम इतनी देर से क्यों मुस्कुरा रहे हो। समर अमर को कहता है, मेरे मुस्कान के पीछे एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अमर समर से कहता है कि तुम्हें जो पूछना है तुम बिना किसी संकोच के पूछ सकते हो, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हें उसका सही जवाब दूंगा। समर अमर से कहता है, मुझे आप पर संदेह है। अमर बोलता है, संदेह, लेकिन किस बात का। समर कहता है, मुझे आप पर यह संदेह है कि क्या आपने सच में मयंक अग्रवाल का पॉइजन ठीक किया था। अमर के भाव मानो पहले से बिल्कुल विपरीत हो गए।
अभी कुछ क्षण पहले इन दो विपरीत पहाड़ियों को एक कच्चे धागे ने जोड़ा था और समर ने यह बात बोलकर सीधे उस धागे पर ही वार कर दिया। सब दूर मानो एक ठंडी आह दौड़ गई हो। अमर शुक्ला की आंखें भी ठंडी थी, वह आंखें चुराने लगा और पसीने की तेज धार उसके माथे से बहने लगी। उसने समर से कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। समर अमर के पास जाकर उससे कहता है कि जो पॉइजन अभी मैंने रामेश्वर प्रसाद के शरीर से निकाला है और जिससे लोगों की मौतें हुई है, उस पॉइजन को एक्यूप्रेशर से निकालना बहुत मुश्किल है। बस इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या आपने सच में किस प्रोसेस से पॉइजन निकाला है। समर की बात सुनकर अमर का गुस्सा सातवें आसमान को छू गया था। उसके चेहरे पर गुस्से की धरियां साफ दिखाई पड़ रही थी। अमर समर से कहता है, क्या तुम मुझसे बहस करना चाहते हो या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने इलाज करके मयंक का जहर निकाला है, तब भी तुम मुझसे इसे सवाल कर रहे हो, तो इनका मतलब क्या निकलता है। ये मत भूलना कि मेरी काबिलियत और मेरे तरीकों पर शक करने का क्या मतलब है और इसका परिणाम क्या होगा। समर अमर को शांत करते हुए कहता है कि मैं तुम पर संदेह नहीं कर रहा, बस ये बताना चाहता हूं कि तुमने जो भी प्रोसेस यूज की है वो अधूरी थी। और इतिहास गवाह है कि अधूरा हमेशा हानिकारक होता है, चाहे वो अनजाने में ही लिया गया कदम क्यों न हो। और इसी कारण है कि अभी भी मयंक के शरीर में जहर बचा हुआ है। अमर का गुस्सा सातवें आसमान से लौट आता है और वह समर से पूछता है, जहर बचा है मतलब। समर उसको बताता है कि उसने जितना इस जहर को समझा है उसके मुताबिक उसको शरीर से एक्यूप्रेशर से निकलना नामुमकिन सा है, पर अगर फिर भी कोई यह कर लेता है तब भी इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि थोड़ा जहर शरीर के अंदर ही रह जाए। अमर समर की बात गौर से सुनता है और पूछता है कि अब आगे ऐसा क्या करे कि इस समस्या से निकला जा सके। समर कहता है कि मयंक के शरीर से पॉइजन को पूरी तरह निकालना बहुत जरूरी है, वरना मयंक को जान का खतरा बना रहेगा और वो पॉइजन किसी लकड़ी में लगी दीमक की तरह मयंक को अंदर ही अंदर खाता रहेगा। अगर मयंक की जान बचाना है तो वो दो तरीकों से ही किया जा सकता है, ऊर्जा ध्यान शक्ति से और एक्यूप्रेशर से। समर कहता है कि मयंक को तो हम ठीक कर देंगे, पर साथ ही ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब कौन और क्यों कर रहा है, क्योंकि इस शहर में किसी के पास इतनी ताकत या पहचान नहीं है जो इन चारों परिवारों पर हमला कर सके। हो न हो ये पक्का किसी बाहर की गैंग का काम है जिनके पास ताकत, पहचान और हिम्मत तीनों है। अब हमें कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे हम उस गैंग तक पहुंच सके और उसका पर्दाफाश कर सके कि आखिर वो इन परिवारों की जान क्यों लेना चाहते हैं। ताकत के लिए या पैसा के लिए या कुछ और ही है। ये सारे राज अभी खुल पाएंगे जब हम उस गैंग को पकड़ेंगे। कमल कुछ देर सोचता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वह बताता है कि आज जो भी लोग ऑक्शन में आएंगे, हो न हो पॉइजन देने वाला भी उन्हीं में से ही होगा। अगर हम उस ऑक्शन में बाहर से आने वाले लोगों को रोक दे तो हमारा काम आसान होगा और हम आसानी से उस पॉइजन देने वाले को पकड़ लेंगे। सुझाव था तो बड़ा ही आकर्षक और दमदार था और सबको लगा भी यही कि ये काम कर जाएगा, पर तभी समर इस सुझाव को नकारते हुए कहता है कि हो सकता है आपका अंदाजा सही हो और हम उस आदमी को पकड़ भी ले, पर अगर उसने हम पर जवाबी हमला किया तो हम अपनी जान भी खो सकते हैं। समर की बात सुनकर कमल की बेटी तृप्ति डर जाती है और वो क्या उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी डर जाता, क्योंकि यहाँ सवाल अब जीवन और मौत का था। पर अमर के मामले में स्थिति बिल्कुल विपरीत रहती है। वो जान गंवा देने की बात से डरने की बजाय उल्टा हंसने लगता है। एक मुस्कान जो समर की मुस्कान से काफी अलग थी, क्योंकि ये सामने वाले को कम समझने, उसको नीचा बताने और मूर्ख समझने वाली मुस्कान थी। अमर उस मुस्कान के साथ ही कहता है, मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं करी थी कि एक इतने बड़े मार्शल आर्टिस्ट होने के बाद भी तुम कुछ गैंग वालों से डर जाओगे। अमर की इस बात को सुनकर समर थोड़ा चिढ़ जाता है, परंतु फिर भी बिना कोई गुस्सा किए शांतिपूर्वक अमर को हालात की गंभीरता को समझाता है। वो उसे समझता है कि वहां बहुत भीड़ रहेगी जिसमें सभी उम्र के लोग शामिल रहेंगे, बच्चे और औरतों से लेकर बूढ़ों तक, और अगर उनका निशाना चुका तो न सिर्फ वो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि उनकी इस हरकत की वजह से किसी मासूम का भी रक्त बह सकता है। और उनमें से कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहेगा जिसका पश्चाताप उन्हें जिंदगी भर करना पड़े। एक ऐसे मासूम के रक्त से खुद को रंगना जिसके दाग आजीवन आपका साथ न छोड़े। उनसे बदला मैं भी लेना चाहता हूं, उनको और किसी का भी खून बहाने से रोकना चाहता हूं, पर इसके लिए किसी और निर्दोष का खून नहीं बहाना चाहता। मेरे अंदर भी इस समय उतना ही गुस्सा और तेज दौड़ रहा है जितना आपके अंदर, और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम उसे आज ही पकड़ेंगे, पर बिना किसी बेगुनाह का खून बहाए। इसीलिए हमें इसे करने की बजाय किसी और तरकीब के बारे में सोचना होगा। जब समर ये बातें बोल रहा था तो उसकी बातों में उसका तेज साफ दिखाई पड़ रहा था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो इन गैंग वालों को पकड़कर ही दम लेगा। उसके दिमाग की नसें इस तरह फूल के बाहर आ गई थी मानो अभी फट पड़ेगी। हवाओं के साथ उसके बाल लहरा रहे थे और उसकी छवि ऐसी बन रही थी मानो काल का अंत करने कोई महापुरुष आया है। तृप्ति की आंखों में ये छवि बिल्कुल साफ थी और वो तो यह मान भी चुकी थी कि अब इस पॉइजन गैंग का अगर कोई अंत करेगा तो वो समर ही है। उसने इतना क्रोध और साहस आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा था। दूसरी ओर कमल को समर की आंखों में उसका लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था और वह इस बात से पूर्ण रूपी स्वीकार कर रहा था कि अगर अब कोई है जो गैंग का पता लगा उसे पकड़ सकता है तो वो समर ही है। अमर को उन आंखों में एक चुनौती दिखाई दे रही थी, एक प्रतिद्वंदी जो मानो खुद कह रहा हो कि हाँ मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुमसे तेज हूँ, तुमसे ज्यादा अकालमंद हूँ और तुमसे पहले उस गैंग को पकड़ के दिखाऊंगा। एक ऐसा प्रतिद्वंदी जिसका एक एक अंग अमर को चुनौती दे रहा था। समर के उन शब्दों के बाद किसी ने एक शब्द नहीं कहा। सब और मानो सन्नाटा दौड़ रहा था। सन्नाटा जो अपने इतने चरम पे था कि पत्तियों की सरसराहट से लेकर हवाओं की बुदबुदहट तक सब सुनाई दे रहा था, परंतु कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सब अपने मन के भीतर चल रहे युद्ध में कहीं व्यस्त थे।
सबके मनों में ये ख्याल के युद्ध चल ही रहे थे कि तभी सोनाली ने कहा कि हमारे पास सोचना का ज्यादा समय नहीं है, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। अगर वो एक बार यहाँ से चला गया तो हम उसे खो देंगे और उसे दोबारा ढूंढना हमारे लिए काफी मुश्किल साबित होगा। सब लोग सोचने में लग गए कि आखिर ऐसा क्या करे कि उस गैंग मेंबर को पहचान भी ले और किसी को पता भी न चले, और अगर हो सके तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसे पकड़ भी ले। पर सवाल एक ही था कि इतने सारे लोगों में ये काम कर कैसे करे, और वो भी बिना किसी को पता चलने दिए। तभी एक आवाज आती है कि मुझे पता है एक तरकीब। यह आवाज किसकी थी? ऑक्शन शुरू ही होने वाला था और ऊपर सभी लोग मीटिंग में थे, समर, अमर, सोनाली, तृप्ति और कमल कुमार। उनकी सारी बातों के बाद एक सन्नाटा छाया हुआ था और तभी अचानक से एक आवाज आती है, मुझे पता है एक तरकीब। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि सोनाली की थी। सब अचंभे से सोनाली की तरफ देखने लगते हैं। तभी कमल कुमार सोनाली से पूछता है, बता सोनाली क्या तरकीब है? उद्धरण चिन्ह। सोनाली कुछ कहने ही वाली होती है तभी अचानक से एक आहट होती है। सब चुप होकर एकटक कमरे की खिड़की की ओर देखने लगते हैं। उन सबको ये लग रहा था कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। अमर धीरे से समर को इशारा करता है कि हमला करने के लिए तैयार हो जाओ और समर भी पोजीशन ले लेता है। एक तरफ अमर और दूसरी तरफ समर दोनों ही हमले के लिए रेडी खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे खिड़की की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही समर खिड़की खोलकर देखता है तब अचानक से उसे वही काली बिल्ली दिखाई देती है जो उसे इलेक्ट्रिक रूम में दिखाई दी थी, और वह अमर को कहता है कि घबराओ तो यहाँ बिल्ली है और कोई नहीं। अमर बिल्ली को देखकर हंसता है और कहता है कि अच्छा वह बिल्ली थी, अगर कोई दुश्मन होता तो आज यहाँ से बचकर नहीं जाता, उसे मैं सबको सिखाता, उससे उसकी नानीत के याद आ जाती। लेकिन समर अभी भी सोच रहा था कि उस बिल्ली का यूं बार बार देखना कुछ तो संकेत जरूर कर रहा था। उसके दिमाग में बहुत सी उथल पुथल चल रही थी। तभी सोनाली समर से कहती है कि क्या हुआ समर, वह सिर्फ एक बिल्ली थी तो उसे लेकर इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? समर अपने हाव भाव थोड़े रिलैक्स करता है, सोनाली को एक मुस्कान देता है और वहां खड़ा हो जाता है। इतने में ही कमल कुमार सोनाली की बात को काटकर बोलते हैं कि सोनाली अभी तुम कुछ तरकीब बता रही थी, उसे जल्दी बताओ। सोनाली जवाब देती है, अरे हाँ, इस बिल्ली के चक्कर में मैं असल बात तो बताना ही भूल गई। मेरे मन में एक तरकीब आई है जिससे हम कातिल को पकड़ सकते हैं, अगर वह कातिल ऑक्शन हॉल में रहा तो। लेकिन कमल कुमार हैरानी से सोनाली की तरफ देखता है और पूछता है, लेकिन क्या? सोनाली को बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। वह थोड़ी देर चुप खड़ी रहती है और सोचती है कि मैं ये बात कहूं या नहीं। उसे भी नहीं पता था कि उसकी तरकीब काम आएगी भी या नहीं। उसके मन में यही चल रहा था कि मैं तरकीब बताऊं तो बताऊं कैसे। माहौल में फिर सन्नाटा छा गया था। सब सोनाली की ओर देख रहे थे मानो सब उसका जवाब जानने के लिए उत्सुक थे। समर और अमर दोनों ही सोच रहे थे कि यदि उसका तरीका काम कर रहा तो वह कातिल को पकड़ सकते हैं, लेकिन ये सोच रहे थे कि सोनाली चुप क्यों हो गई, उसके मन में क्या दुविधा चल रही है जो वह हम सबके सामने नहीं बोल रही थी। इस सन्नाटे के माहौल में एकदम से तृप्ति बोलती है, सोनाली आंटी प्लीज आप पत्रिका बताए, ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सोनाली बिना संकोच के बोलती है कि कमल अंकल इस ऑक्शन हॉल में जाएंगे, वह भी बिना बॉडीगार्ड के। तृप्ति सोनाली की बात को बीच में काट कर कहती है कि अगर पापा बिना बॉडीगार्ड के जाएंगे और नीचे ऑक्शन हॉल में अगर कातिल होगा तो उसे मारने में आसानी नहीं होगी क्या? सोनाली आंटी आप कातिल को पकड़ने का तरीका बता रही हैं, उसका साथ दे रही है? सोनाली अपने बचाव में कहती है, तृप्ति तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं भी कमल अंकल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस तुम एक बार मेरा प्लान सुन लो। मैं तो बस इतना कह रही थी कि अगर कमल जी बिना बॉडीगार्ड के ऑक्शन हॉल में गए और अगर वहां पर कातिल हुआ तो वह उन पर हमला करने की जरूर सोचेगा और वहीं पर समर और अमर दोनों ही तैयार खड़े रहेंगे। जैसे ही कातिल कमल अंकल के पास पहुंचेगा हम उस कातिल को पकड़ लेंगे। मैं मानती कि रिस्क बहुत है, लेकिन मुझे समर की काबिलियत पर पूरा भरोसा हो गया है और अगर कातिल पकड़ा गया तो सोचो हम सब पर होने वाले हमले रुक जाएंगे। यह मौका मुश्किल है और कमल अंकल की जान को खतरा भी बहुत है, लेकिन हमारे पास कातिल को पकड़ने का एक मौका भी है, वह भी अभी इसी वक्त। तृप्ति सोनाली से कहती है, पर अगर पापा को कुछ हो गया तो या कातिल को पकड़ने में थोड़ी सी भी देर हो गई तो वह पॉइजन पापा के अंदर डाल के चले जाएगा, और अगर पकड़ा भी गया फिर भी पॉइजन तो अंदर ही रह जाएगा ना। वह समर की और बड़ी उम्मीद से देखती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ये कातिल को पकड़ लोगे, लेकिन मेरे डर को भी तुम समझो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। समर चुपचाप इन सब बातों को सुन रहा था। तृप्ति समर से कहती है कि तुम क्यों नहीं कुछ कहते? समर, क्या तुम्हें सोनाली आंटी की बात सही लग रही है? समर मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, ये काम खतरे से खाली नहीं होगा और यदि नीचे ऑप्शन हॉल में कातिल है तो हम उससे पकड़ लेंगे, यह मैं कह सकता हूं, लेकिन कमल कुमार जी की जान दांव पर रखकर कातिल को पकड़ना, मैं इसके खिलाफ हूं। फिर समर कहता है कि मैं सिर्फ ऑक्शन देखने आया था और खत्म होते ही यहां से निकल जाऊंगा, और वह कमरे से नीचे जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है सोनाली उसे रोक देती है। सोनाली समर से कहती है, इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। मैं तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं कर रही, पर जिस तरीके से तुमने पॉइजन शरीर से निकाला वो हम सभी ने देखा। यदि कातिल ने किसी और के शरीर में पॉइजन डाल दिया तो उसे तुम निकाल सकते हो। अमर सोनाली की तरफ देखता है और फिर समर को देखकर झूठी मुस्कान देता है और चुपचाप वहां खड़ा हो जाता है। समर कुछ कहता नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहता है एक मुस्कान के साथ। सोनाली को लगता है कि समर रुकने के लिए मान गया है, इसीलिए चुपचाप एक मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। तृप्ति अभी भी समर को ही देख रही थी, उसकी आंखों में प्रेम और उम्मीद दोनों ही झलक रहे थे। समर सोनाली से कहता है कि यह सुझाव सही नहीं है, कमल अंकल को नीचे ऑक्शन हॉल में अकेले जाने दे, उनकी जान को पहले ही खतरा है और इस तरह कातिल को पकड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए। सोनाली समर की बात मान जाती है और कहती है, जैसा तुम ठीक समझो समर।
अगर तुम ये बात कर रहे हो तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे, मुझे तुम पर भरोसा है। तृप्ति भी यह जानकर खुश हो जाती है कि कमल कुमार जो उसके पिता है उन्हें ऑक्शन हॉल में अकेले नहीं जाने दे रहे हैं। ये सुनने के बाद तृप्ति के जान में जान आ गई थी। लेकिन अमर चाहता था कि वह ऑक्शन हॉल में जाकर कातिल का पता लगाएं। सोनाली समर को कहती है, इस कातिल को पकड़ने की तरकीब तुम खुद निकालो, लेकिन उससे पहले जो चमत्कार तुमने अभी करके दिखाया है उसे फिर से करना होगा। सोनाली यह बात बड़ी उम्मीद से कह रही थी, लेकिन रूम में खड़े सभी लोग उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहना क्या चाह रही थी। कमल सोनाली से कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। सोनाली बोलती है कि समर ने अभी यह कहा था कि अमर ने मयंक के शरीर से पूरा पॉइजन अभी तक नहीं निकाला है, तो मैं समर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वह मयंक का भी इसी तरह इलाज करें जिस तरह उसने रामेश्वर प्रसाद का करा था। अमर एक मुस्कान देता है और कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी तृप्ति बीच में बोल उठती है कि आपने नीचे देखा था ना कि मेघ ने किस तरह से स्मर का अपमान किया था, यहाँ तक कि उसे मारने के लिए गुंडे तक बुलवा लिए थे और यहाँ तक कि उसने सृष्टि की रिंग में ड्रग्स मिला दिए थे और उसका झूठा इल्जाम समर पर लगा रहा था। इसके बावजूद आपको यह लगता है कि समर आपकी मदद करेगा। सोनाली समर से कहती है कि मैं जानती हूँ नीचे जो कुछ भी हुआ उसमें गलती मयंक की थी, लेकिन समर इंसानियत के नाते ही तुम उसे ठीक कर दो। समर सोनाली से कहता है कि वह मयंक को नहीं बचा सकता है। ये सुनकर मानो सोनाली के मन को ठेस पहुंचती है और वह समर से कहती है कि यदि मयंक को कुछ हो गया तो सोचो पूरा अग्रवाल परिवार हिल जाएगा। तुम मयंक के लिए नहीं तो उसके परिवार के लिए ही उसे ठीक कर दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। सोनाली फिर से कहती है कि मयंक ने जो कुछ भी नीचे ऑक्शन हॉल में करा, अगर वह तुम्हें बुरा लगा तो मैं उससे माफी भी मंगवा सकती हूँ, बस तुम उसका इलाज कर दो। समर सोनाली को जवाब देता है कि मैं तो उसके अंदर से पॉइजन निकाल दूंगा, लेकिन उसे बचा नहीं पाऊंगा। सोनाली दोहराती है, मयंक का स्वभाव ऐसा ही है, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं है। आज भले ही उसने नादानी में और तुमसे बदला लेने के लिए इतनी गलत हरकत कर दी, मगर वह दिल से बहुत साफ है। उसके पिता के रवैया के कारण उसका बचपन का दोस्त उससे अलग हो गया था और जब से ही वो अकेले रहना लगा था उसका कोई भी दोस्त नहीं था और ना ही कोई उसके साथ था और इसी कारण से उसका स्वभाव ऐसा हो गया। लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ कि वह दिल का बुरा नहीं है और अगर तुम चाहो तो मैं उससे माफी भी मंगवा सकती हूँ। समर कहता है कि ना मुझे माफी चाहिए ना मैं उसका इलाज करूंगा। तृप्ति भी सोनाली को यही कहती है कि जो हरकतें आज मयंक ने की है वह बहुत शर्मनाक है, उसने सारी हदें पार कर दी है, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि समर उसका इलाज करें। सोनाली उसे हर तरह से मनाने की कोशिश करती है, उसे बार बार आग्रह करती है कि बस ये जो चमत्कार तुमने रामेश्वर प्रसाद के साथ किया है वही चमत्कार मयंक के साथ भी कर दो, लेकिन समर अब भी अपने ना पर टीका हुआ था। तृप्ति भी उसका साथ दे रही थी, लेकिन कमल कुमार सोच रहा था कि वो समर को कहे कि वह मयंक को बचा ले और कमल भी समर से कहता है कि मयंक को बचा लेना चाहिए। सोनाली कुमार भी हाँ में हाँ मिलाती है। तृप्ति जब अपने पिता की यह बात सुनती है तो उन्हें गुस्से में घूरती है। समर सोनाली से कहता है कि आप मुझे 1000 बार बोलेगी तब भी मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा, ना ही उसका इलाज करूंगा। समर यह बात थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है और उसके कहने के बाद माहौल फिर से शांत हो जाता है, लेकिन इस बार शांति में किसी का अंतर्द्वंद नहीं चल रहा था तो बस ये कि समर को मयंक के इलाज के लिए कैसे मनाए। समर के इतना कहते ही सब चुप हो गए, लेकिन सोनाली ने मन में सोच रखा था कि वह कुछ भी हो जाए वह समर को मना कर ही रहेगी कि वह मयंक का इलाज करा के उसके अंदर का पॉइजन निकाल दे और इसके बाद ही वह समर को फिर से कहती है कि प्लीज तुम मयंक को बचा लो। समर सोनाली से कहता है कि मैं मयंक की जान बचाने के लिए इसलिए मना नहीं कर रहा क्योंकि उसने मुझे अपमानित किया या मुझे मारने की कोशिश करी, मैं उसे इसलिए नहीं बचा रहा क्योंकि उसके जैसे इंसान को बचाना किसी काम का नहीं है। समर ने मयंक की जान बचाने के लिए मना कर दिया था। सब उसे देख रहे थे। सोनाली के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वह कैसे भी समर को मयंक की जान बचाने के लिए रोक ले। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन समर को मनाना बहुत मुश्किल लग रहा था। वह किसी की भी बात नहीं सुन रहा था और वहां से बाहर जाने के लिए बार बार निकल रहा था। अमर सोनाली को देख रहा था, उससे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि समर को इतना मनाने की कोशिश की जा रही थी। अमर सोनाली को बोलता है कि अगर वह मयंक को बचाना चाहती है तो वह दुनिया के एक से एक डॉक्टर को उसके सामने ला खड़ा कर देगा, उसे समर के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अमर को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि कल के आए समर को इतना सम्मान मिल रहा था जबकि वह खुद इतने सालों से सोनाली के लिए काम कर रहा था। वह सोनाली को बोलता है कि वह समर से अच्छे अच्छे डॉक्टर को जानता है जो कि उसके बुलाने पर कभी भी आ सकते थे, लेकिन जो चमत्कार सोनाली ने रामेश्वर प्रसाद के साथ देखा था उसके बाद वह किसी भी अन्य व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि समर ही मयंक का इलाज करें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। समर ने जो 3 मिनट में कर दिखाया था उसे देखकर कोई भी अचंभा कर सकता था, इसमें कोई हर्ज नहीं था। सोनाली उससे बहुत प्रभावित हो चुकी थी और कमल कुमार भी, लेकिन अमर शुक्ला के सम्मान को ठेस पहुंची थी। वह अपने आप को एक ग्रैंड मास्टर मानता था और समर से उसके हारने को वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्रभावित वह भी हुआ था। अंदर ही अंदर वह जानता था कि समर ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया था, लेकिन जब उसने अमर की काबिलियत पर सवाल उठाया तो वह उसे बर्दाश्त नहीं हो सका। सृष्टि और कमल ये बात सुन रहे थे। सृष्टि जानना चाहती थी कि समर के मन में क्या चल रहा था। इतना होने के बाद भी वह मयंक की मदद करना चाहती थी और सृष्टि को वो वाकया याद आ जाता है जब समर ने संदीप रावत से क्लब में 7 करोड़ के लिए लड़ाई करी थी। वह सोनाली को साइड में लेकर जाती है और उसे यह किस्सा पूरा सुनाती है। इस किस्से को सुनते ही सोनाली की आंखों में एक उम्मीद की नई किरण जाग जाती है, जिससे उसे समर को मनाने का एक तरीका आ जाता है। वह मुस्कुराकर सृष्टि की ओर देखती है जैसे मानो उसे थैंक यू कह रही हो।
उसके जवाब में सृष्टि भी उसकी ओर मुस्कुराते देती है। लेकिन सोनाली और सृष्टि दोनों के ही मन में एक ही सवाल था, क्या इसके बाद भी समर मानेगा या नहीं। कुछ देर चुप रहकर सोनाली समर से कहती है कि अगर वह उसे 10 करोड़ दे तो क्या तब भी वह मयंक के अंदर से पॉइजन निकालेगा या नहीं। सोनाली समर से बोलती है कि जब तुम 7 करोड़ के लिए संदीप रावत से लड़ सकते हो तो यहाँ तो तुम्हें किसी की जान बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। समर कुछ नहीं बोलता है और वहां से पलटकर जाने लगता है। अमर को ये बात सुनकर बुरा लगता है, उसके अंदर जलन का भाव और ज्यादा पैदा हो जाता है। इतने में सृष्टि समर को रोकने के लिए कुछ कहने ही लगती है कि उतने में अमर सोनाली से कहता कि मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूं, फिर भी आपने मुझे अब तक 8 करोड़ की ऑफर किए थे और यह कल क्या आए लड़के को आप 10 करोड़ दे रही है। ये कैसा भेदभाव है। कमल कुमार भी यह जानना चाहता था कि समर के मन में क्या चल रहा था, वह ऐसा क्यों कर रहा था और 10 करोड़ मिलने पर भी उसने मयंक की जान बचाने से क्यों इनकार कर दिया था। समर के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। अमर को लगता था कि वह खुद इस काम को कर सकता है और समर के प्रति उसकी जलन बढ़ती जा रही थी। सृष्टि अब भी समर को देख रही थी, उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था इस बारी समर मान जाएगा। अमर के लिए यह मान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि समर जो अभी अभी आया है उसे सोनाली ने 10 करोड़ ऑफर किए थे। उसके मन में बहुत सी उथल पुथल चल रही थी। गुस्से के मारे उसकी आंखें हो गई थी। अमर सोनाली को बार बार एक ही बात कह रहा था कि अगर वह बोले तो वह दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को उसके सामने खड़ा कर सकता था। मयंक को ठीक वह करके दिखा सकता था, उसे एक और मौका चाहिए था बस, और वह इसके लिए पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहा था कि सोनाली उसकी बात मान ले और समर को वहां से जाने दे। सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। वही समर एक मुस्कान लिए चुपचाप खड़ा था, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि समर के मन में क्या चल रहा। समर एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट था, उसे अपने हाव भाव और दिमाग को शांत रखना बखूबी आता था। उसके चेहरे को देखकर कोई भी समझ नहीं पाता था कि उसके भीतर क्या चल रहा है और उसका अगला मूव क्या रहेगा। कमल कुमार समर से कहता है कि तुम बोलो तो तुम मयंक की जान बचाने के लिए क्या लोगे। इसके बाद हमें उसके कातिल का भी पता करना है जो हम चारों परिवार की जान का दुश्मन बना बैठा है, वह एक आदमी है या पूरी गैंग, इसका हमें अभी तक पता नहीं चला है। कमल इसके आगे समर को कहता है कि हो सकता है कि इस ऑक्शन हॉल में भी वह मास्टरमाइंड बैठा हो। वह समर से रिक्वेस्ट करता है कि वह उनकी मदद करें और इस झंझट से उन सबको जल्द से जल्द मुक्त करें। सृष्टि भी यही कहती है कि अंकल सही कह रहे हैं समर, तुम हमारी मदद कर सकते हो लेकिन तुम पत्थर दिल बनकर खड़े हो, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। समर अभी चुप खड़ा है और सृष्टि के इस वाक्य के बाद उसको एक ही जवाब देता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मयंक जिए या मरे, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। इतना कहकर समर फिर दरवाजे की तरफ निकलने लगता है और जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ाता है पीछे से सोनाली की आवाज आती है 15 करोड़। समर के कदम वहां रुक जाते हैं और सोनाली को लगता है कि वह मान गया। समर धीरे से रुक पड़ता है और सोनाली की तरफ आगे बढ़ता है, सबको यही लगता है कि हाँ मान गया है और अमर को और गुस्सा आता है। अमर 10 करोड़ सुनकर ही भौचक्का हो गया था और सोनाली के मुंह से 15 करोड़ सुनकर तो उसका पारा और चढ़ गया। समर सोनाली के पास जाता है और बोलता है जो पॉइजन रामेश्वर प्रसाद की बॉडी में था और मयंक की बॉडी में अभी भी है, वह पॉइजन यहाँ का नहीं बल्कि बाहर से मंगवाया गया था। उसको निकालने के लिए तुम किसी और को बुला सकते हो, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ बस। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि मैं मयंक की बॉडी से वह जहर बाहर मैं निकलूंगा तो मैं पहले भी बार बार कह चुका हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। सृष्टि अभी भी यही कहती है कि मुझे पता है कि मयंक ने तुम्हें अपमानित किया है और उस वजह से तुम उसकी जान नहीं बचा रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने ईगो को साइड में रखकर यह काम करना चाहिए। समर सृष्टि से कहता है कि अगर सिर्फ अपमान ही कारण होता तो मैं उसकी जान कब से बचा देता, लेकिन उस आदमी को बचाना व्यर्थ है। लेकिन सृष्टि बोलती है कि जब तुम्हें भी पता है कि यहाँ पॉइजन कहीं बाहर से मंगाया गया है और इसको निकालना बहुत मुश्किल है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो समर? इस बात का तुम मुझे जवाब दो। दोनों की बातों के बीच में अमर समर को व्यंग कसते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वह पॉइजन बाहर से लाया गया था? झूठ बोलने में क्या तुमने महारत हासिल करी है? और अगर पॉइजन सच में बाहर से मंगाया था तो तुमने उसकी पहचान कैसे हुई? अमर इतनी देर से समर को नीचे दिखाने का मौका ही चाह रहा था और पॉइजन वाली बात में उसे वह मौका दे दिया था। अमर सोनाली को कहता कि यह आप सबको बेवकूफ समझ रहा है और आप सब इसे रोकने के लिए 15 करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार है। समर अमर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरता रहता है। समर जानता था कि अमर उसकी बात झूठलाने की कोशिश कर रहा है और सबके सामने उसे नीचे दिखाने का मौका ही ढूंढ रहा था। अमर समर के सामने खड़े रहकर उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वह पॉइजन बाहर से मंगवाया गया था? अमर सबको कहता है इसका मतलब यही हुआ कि या तो समर कातिलों की गैंग के साथ हैं या फिर यह हम सबको झूठ कह रहा है। अमर अब भी उसकी आंखों में देख रहा है और समर भी उसे एक जैसा घूर रहा था। दोनों के बीच में एक टीस चल रही थी। समर अब भी चुपचाप खड़ा था और सारी बातों को गौर से सुन रहा था। उसे पता था कि वह जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ उसे झूठा साबित करने के लिए हो रहा है, लेकिन वह जो कह रहा था वह सच था। समर अमर को एक मुस्कान देता है और पलट के जाने लगता है। उसे पता था कि उसे अमर को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वह बिना कुछ जवाब दिए वहां से निकल रहा था। समर के कदम बढ़ाते ही अमर चिल्लाता है कि देखो जवाब देने को नहीं था तो ये झूठा यहाँ से भाग रहा है, देख लो आप सब, झूठ का झूठ और पानी का पानी साफ हो गया। लेकिन समर अमर की बात को ऐसे ही टालकर वहां से निकलने लगता है। कमल और सृष्टि एक साथ समर को आवाज देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इस बात का जवाब देते जाओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहां पॉइजन बाहर से मंगाया गया था। समर बिना मुलाहिजा जवाब देना शुरू कर देता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात का जवाब दूं, सुनो कि जैसे रामेश्वर प्रसाद का मैंने पॉइजन निकाला था उस समय आप वहां सब मौजूद थे।
सभी ने इनके शरीर से काला धुआं निकलते हुए देखा था। अगर किसी के शरीर में साधारण पॉइजन होता तो उसके अंदर से ग्रे कलर का धुआं निकलता है, लेकिन कुछ कुछ पॉइजन जो बहुत ही रेयर होते हैं उसको निकालने उसके शरीर से काला धुआं निकलता है। ऐसे पॉइजन हमारे यहाँ नहीं मिलते। हमारे यहाँ मिलने वाले पॉइजन अगर शरीर से निकाला जाए तो आमतौर पर ग्रे कलर ही निकलता है, और अगर वह पॉइजन ज़्यादा ही जहरीला हो तो कभी कभी हरे कलर का भी धुआं निकलता है, पर कुछ भी हो जाए काले कलर का धुआं नहीं निकलता। किसी पॉइजन से काले कलर का धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वह रेयर पॉइजन है जो कि दुनिया में बहुत कम जगह मिलता है, और वह भी बहुत मुश्किल से। इसीलिए मुझे उस पॉइजन को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, और इसी तर्ज पर मैं कहता हूं कि वह पॉइजन बाहर से मंगाया गया था जो कि एक रेयर पॉइजन है। कमल, सृष्टि और सोनाली तीनों ही हैरान हो जाते हैं। समर के इस बात को सुनकर उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता था कि समर ने उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया था। ये बात सुनकर अमर बिल्कुल चुप हो गया था। अब उसके पास समर को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं था और ना ही कोई नया सवाल। शायद यह जवाब सुनकर अमर के अंदर का अहंकार भी टूट गया था, लेकिन बाहरी तौर पर वह इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। मानव की प्रवृत्ति होती है कि वो इंसान के सामने अपने आप को हारा हुआ इतनी आसानी से नहीं मानता, भले ही वह अंदर ही अंदर जानता हूं कि वो गलत कर रहा है या वह किसी इंसान से हार गया है, लेकिन उसे बाहरी दुनिया में स्वीकारना उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। अमर के साथ भी ऐसी ही स्थिति चल रही थी और वहां सहसा शांत होकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हार दिख रही थी और वह बिल्कुल मौन होकर खड़ा हो गया था। समर इतना कहकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि सोनाली उसे कहती है कि मेरा ऑफर है 20 करोड़। तुम 20 करोड़ लो और मयंक की जान बचाओ, उसके अंदर से वह रेयर पॉइजन निकालो। ये सुनकर समर के पैर वहीं थम जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अचंभे में वहां खड़ा होकर सोचने लगता है। उसके मन में प्रश्न उठने लगते हैं, करे तो करे क्या। सोनाली समर की ओर देखने लगती है, इसके जवाब का इंतजार करती है। जब सोनाली अग्रवाल समर से कहती है कि वह उसे मयंक की जान बचाने के लिए 20 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, तब समर एक सेकंड के लिए चलते चलते रुक जाता है। सोनाली अग्रवाल को लगता है कि वह 20 करोड़ में मान चुका है। समर रुकता है और पीछे मुड़कर सोनाली अग्रवाल के करीब आकर उससे कहता है, मैंने कह दिया ना 20 करोड़, क्या अगर तुम मुझे 20 अरब भी देने के लिए तैयार हो जाओगी तो भी मैं मयंक जैसे नीच इंसान की जान नहीं बचा पाऊंगा। सोनाली अग्रवाल और वहां खड़े सभी लोग समर की यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि एक इंसान की जान बचाने के लिए अगर इसे 20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं तो ये कैसे उस ऑफर को ठुकरा सकता है। सोनाली बेबस होकर समर से कहती है, ठीक है, अगर तुम 20 करोड़ में नहीं मानना चाहते तो मैं तुम्हें 1 अरब देने के लिए राजी हूं। सोनाली अग्रवाल के मुंह से 1 अरब सुनकर मानव, कमल कुमार, अमर शुक्ला और सृष्टि यादव के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अमर शुक्ला सोनाली अग्रवाल से कहता है, मैडम, मैं जानता हूं कि मुझे इस तरह से आपसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 1 अरब इस जैसे छोटे आदमी को देने के लिए काफी बड़ी रकम है। ये बेवकूफ़ी है। मैंने आपसे कहा है कि इसे जाने दीजिए, मैं मयंक के इलाज के लिए इस दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर को आपके सामने ला खड़ा करूंगा। सोनाली अग्रवाल अमर शुक्ला की बातों पर किसी तरह का रिएक्शन नहीं देती। वह आशा भरे भाव से समर की ओर देख रही थी। समर मुस्कुराते हुए सोनाली अग्रवाल से कहता है, मैडम, लगता है आप पागल हो चुकी हैं। मैंने आपसे 10 बार कहा है कि मैं मयंक का इलाज नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर। सृष्टि यादव समर की बात सुनकर उसे कहती है, पहले तो मैं खुद चाहती थी कि तुम मयंक का इलाज ना करो समर, लेकिन सोनाली मैडम तुम्हें 1 अरब रुपए ऑफर कर रही है। मैं सोनाली मैडम को पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है कि सोनाली मैडम किसी भी इंसान के आगे झुकती नहीं है, और अगर वह आज तुम्हारे आगे झुक के तुम्हें 1 अरब जैसी बड़ी रकम देने के लिए तैयार है तो तुम्हें उनका मान रखकर उनकी बात मान लेनी चाहिए। समर, तुमने सिर्फ 3 मिनट में रामेश्वर प्रसाद जी का इलाज फ्री में किया है, और अगर तुम सिर्फ 3 मिनट में ही मयंक का इलाज कर सकते हो तो तुम्हें इन 3 मिनट के तुम्हें 1 अरब रुपए मिलेंगे। तुम ये ऑफर ठुकरा कर बेवकूफ़ी कर रहे हो समर। समर सृष्टि यादव की ओर देख उससे कहता है, सृष्टि, मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए अच्छा ही सोचती हो, लेकिन तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम मुझसे 2 दिन पहले ही मिली हो। मैं कैसा इंसान हूं जो एक बार मन में जो ठान ले वही करता हूं। मयंक अग्रवाल की जान बचाकर कोई फायदा नहीं है। वह आदमी इस दुनिया को कुछ नहीं दे सकता, दुनिया तो छोड़ो वह खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। उस आदमी की दुनिया अपने परिवार के पैसों के आगे पीछे घूमती है। ऐसे आदमी की मदद को भगवान भी कभी नहीं करना चाहेगा। सृष्टि समर की बात सुनकर चुप हो जाती है। वह मन ही मन खुद से कहती है, मैं जानती हूँ समर कि तुम जो कह रहे हो वह सच है, लेकिन सोनाली अग्रवाल कोई छोटी मोटी महिला नहीं है। अब तक तुम्हारे आगे झुककर तुमसे प्रेम से बात कर रही है, यहाँ तक कि वह मयंक के इलाज के लिए तुम्हें 1 अरब रुपए देने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा मार्शल आर्ट्स भी नहीं। कमल कुमार समर से कहता है, माना तुम मेरे पुराने दोस्त के दामाद हो, लेकिन अग्रवाल परिवार बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर सोनाली तुम्हारे खिलाफ कोई निर्णय लेती है तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। समर कमल कुमार से कहता है, मुझे अपने बचाव के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैंने जो ठान लिया मैं वही करूंगा। इतना कहकर समर वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही समर वहां से आगे बढ़ता है, सोनाली कहती है, मैंने तुम्हें रोकने के लिए काफी हद ही पार कर दी है समर, लेकिन अब तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास कोई और उपाय नहीं बचा है, केवल तुम्हें जबरदस्ती रोकने को। इतना कहकर सोनाली अमर शुक्ला की ओर इशारा करती है। अमर शुक्ला सोनाली का इशारा समझ जाता है और समर के सामने आ खड़ा होता है। अमर शुक्ला समर से कहता है, तुम्हारे पास यह आखिरी मौका है। अगर तुम सोनाली मैडम की बात नहीं मानते हो तो तुम्हारा हश्र ठीक नहीं होगा। समर मुस्कुराते हुए अमर शुक्ला से कहता है, तुम लोगों को जो करना है कर लो, मुझे अब यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी तलवार भी नहीं। समर की बात सुनते ही अमर शुक्ला को गुस्सा आ जाता है।
वह अपने कमर पर बंधी हुई एक तलवार निकालता है और उसे समर की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है, तुम अपनी मौत का बुलावा खुद दे रहे हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अमर शुक्ला जैसे ही तलवार समर की ओर बढ़ता है, सृष्टि यादव अमर के पास जाकर कहती है, प्लीज अमर सर, ऐसा मत कीजिए। समर से गलती हो गई है, वह मान जाएगा। आप प्लीज इसकी छोटी सी गलती के लिए इसकी जान मत लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अमर शुक्ला सृष्टि से कहता है, मैं अब तक चुप था सृष्टि, बात मुझ पर आई हुई थी इसलिए मैं चुप था। लेकिन अब बात सोनली मैडम और अग्रवाल परिवार के सम्मान की है। इसे अब मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सृष्टि जानती थी कि समर एक बड़ा मार्शियल आर्टिस्ट है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अमर एक्सपीरियंस और उम्र में समर से काफी बड़ा है। और तो और अमर मार्शियल आर्ट्स के साथ साथ तलवारबाजी भी करना जानता था। सृष्टि को लग रहा था कि अब अमर समर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, वह उसकी जान लेकर ही रहेगा। जब अमर शुक्ला उसकी रिक्वेस्ट नकार देता है, सृष्टि सोनली के पास जाकर कहती है, मैडम, मैं जानती हूँ समर ने आपके दिए गए ऑफर को ठुकरा कर आपका अपमान किया है, लेकिन आप ही बताइए, जिस तरह से मयंक ने समर को अपमानित किया है, अगर आप उसकी जगह होती तो क्या आप मयंक की जान बचाने के लिए मान जाती? सोनली अपने दोनों हाथ आगे बांधते हुए समर की ओर देख सृष्टि से कहती है, समर और मुझ में काफी अंतर है सृष्टि, तुम जानती हो मैं एक पावरफुल खानदान से बिलोंग करती हूँ और समर, उसे देखकर लगता है कि वह कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो। ऐसा आदमी अगर एक अरब पाने का मौका ठुकरा सकता है तो फिर तो उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। और बदले में मैं मांग ही क्या रही हूँ? सिर्फ उसके वही 3 मिनट जिसमें उसने रामेश्वर प्रसाद को ठीक किया है। सोनाली की बात सुन सृष्टि के भाव बदल जानते हैं। वह अब तक इस भ्रम में थी कि सोनाली पावरफुल होने के साथ साथ एक दयालु और समझदार महिला है, लेकिन सोनाली की बात सुन वह अपना एक कदम पीछे बाती है और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए हुए सोनाली से कहती है, अजीब बात है ना, जिस आदमी को आप अपमानित कर उसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी बता रही है, आज उसी आदमी की आपको इतनी जरूरत है कि आप उसे रोकने के लिए अपनी सारी हदें पार कर रही है। आपने उसे रोकने की सारी कोशिशें कर ली, चाहे वह पैसे का लालच हो या जबरदस्ती रोकने की कोशिशें। मैं जानती हूं अब आप मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगी कि समर आपके आदमी को हराकर यह साबित कर सके कि दुनिया में जबरदस्ती किसी भी इंसान को रोका नहीं जा सकता। इतना कहकर सृष्टि एक कोने में खड़ी हो जाती है। सृष्टि ने सोनाली से कड़े शब्दों में बातें तो कह दी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी सिर्फ समर की चिंता थी। वही दूसरी ओर खड़ा कमल कुमार अपनी चुप्पी साधे समर और अमर को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने मनोरंजन से भरा एक शो चल रहा हो। जब अमर समर को रोकते हुए अपनी तलवार आगे बढ़ता है, समर मुस्कुराते हुए उसकी तलवार के बाजू से वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अमर को यह देख बहुत गुस्सा आ जाता है और वह झट से समर की पीठ पर वार कर देता है, जिससे कि समर की शर्ट फट जाती है और उसकी पीठ पर हल्की सी खारोंच आ जाती है। अमर शुक्ला समर पर वार करने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं समर, रुक जाओ वरना इसी तलवार से तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। जब अमर समर पर वार करता है, समर एक पल के लिए रुक जाता है और अमर की तरह मुड़ते हुए कहता है, अब तेरे नाम में से निकल जाएगा अमर। समर की यह बात सुनकर अमर अपने बाजू से एक और तलवार निकालता है। अब उसके दोनों हाथों में तलवार थी। जैसे ही वह दोनों तलवार को पास लाकर समर के गले पर वार करने वाला होता है, समर झुक जाता है और अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा कर लेता है। उसके हाथों से अब अजीब सी चिंगारी निकल रही थी। उसके हाथों में ये चिंगारी देख वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यजनक भाई से समर की ओर देखते हैं। उन सभी के मुंह और आंखें फटे की फटी रह गई थी। अमर समर के हाथों में चिंगारी देख समझ चुका था कि समर उससे भी बड़ा मार्शियल आर्टिस्ट है। वह जान चुका था कि अगर समर उस पर वार करेगा तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि अब उसे पीछे हटने में देरी हो गई है। अब वह समर को गुस्सा दिला चुका था, इसलिए उसके पास समर से मरते दम तक लड़ने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं था। अमर अपनी दोनों तलवार से समर के ऊपर बार बार वार कर रहा था और समर के हाथों में लिपटी चिंगारियों से बचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अमर अपनी दोनों तलवार से समर के हाथ काटने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ता है, समर अपनी हाथ में लिपटी हुई चिंगारियों से अमर की दोनों तलवारें काट देता है। कुछ ही पल में अमर की दोनों तलवार के ढेरों टुकड़े हो जाते हैं। तलवार के टुकड़े जमीन पर कांच की तरह गिर जाते हैं और अमर समर की चिंगारियों से घायल होकर उस कमरे के कोने में गिर जाता है। सोनाली अमर को घायल देखकर घबरा जाती है। संदीप रावत भी कोने में खड़ा खड़ा सब देख रहा था। उसने समर की शक्तियों को पहले ही क्लब में देखा हुआ था। शुरू से अंत तक उसे पता था कि अमर समर से लड़कर अपने और अग्रवाल परिवार के लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। वह सोनाली के पास आकर सोनाली के कानों में कहता है, मैडम, अमर शुक्ला जैसा मार्शियल आर्टिस्ट भी समर को नहीं हरा पाया। अब हम क्या करेंगे? लगता है हिमालयों की पहाड़ियों से गुरु चंद्रपाल को बुलाने का वक्त आ गया था। सह जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, सोनाली उसके गाल पर एक जोर का चांटा मारते हुए कहती है, तुमने तो समर को क्लब में देखा था ना, तुम वाकिफ थे ना इसकी शक्तियों से, फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? संदीप रावत अपने गालों पर अपना हाथ मलते हुए कहता है, मैडम, मैं तो जब से इस आदमी से मिला हूं इसी के बारे में आपको बताए जा रहा हूं। मैंने तो आपको बताया था कि यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। आपने ही मेरी बात नहीं मानी और अमर सर को भी उससे लड़ने भेज दिया। सोनाली संदीप से कहती है, अब हम क्या करेंगे? अब हमने समर को भी खो दिया है और अमर भी घायल है। वह सोनाली उस गैंग का सामना कैसे करेगी? कौन थी वह गैंग जो मुंबई के पावरफुल लोगों को टारगेट कर रही थी? संदीप रावत अपने गालों पर अपना हाथ मलते हुए कहता है, मैडम, मैं तो जब से इस आदमी से मिला हूं इसी के बारे में आपको बताए जा रहा हूं। मैंने तो आपको बताया था कि यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है।
आपने ही मेरी बात नहीं मानी और अमर सर को भी उससे लड़ने भेज दिया। सोनाली संदीप से कहती है अब हम क्या करेंगे, अब हमने समर को भी खो दिया है और अमर भी घायल है। जब सोनाली द्वारा मुंह मांगी रकम देने के बाद भी समर मयंक की जान बचाने से मना कर देता है तो समर और अमर के बीच भयानक लड़ाई होती है। अमर यह बात बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता कि समर ने सोनाली की बात मानने से इनकार कर दिया है और जब वह देखता है कि सोनाली और समर में बहस बढ़ रही है तो वह सोनाली के कहने पर समर की ओर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। सोनाली यह सब तमाशा देखकर भी चुप रहती है क्योंकि अमर एक ग्रैंड मास्टर था और समर से कहीं बड़ा भी, लेकिन फिर भी अमर घायल होकर एक तरफ गिरा जाता है और समर अब भी वैसे ही खड़ा था। अमर को हराने के बाद समर अपनी मार्शल आर्ट की पोजीशन में खड़े होकर सोनाली की ओर देखता है। समर सोनाली से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन तुमने मेरे सामने कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। मैं अभी चाहूँ तो उसके 2 टुकड़े कर सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है। और फिर समर गुस्से में वहां से निकल जाता है। सृष्टि और कमल कुमार दोनों ही समर को देखते हैं और सृष्टि समर को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन समर इतनी तेजी से वहां से निकल गया था कि वह उसे रोक नहीं पाई। सृष्टि उसे आवाज दे रही थी लेकिन समर लिफ्ट में पहुंच गया था। सृष्टि एकटक लिफ्ट की ओर देखती रही जब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के पहले समर ने सृष्टि की ओर देख लिया था। समर के भाव बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सृष्टि लिफ्ट की ओर ही देख रही थी और उसे ऐसा लगा कि समर ने उसकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया था। सोनाली अमर को एक तरफ पड़ा हुआ देखती है और उसे यह एहसास होता है कि उसने अमर को समर से लड़वाकर कितनी बड़ी गलती कर दी, जिसका परिणाम था कि अमर एक तरफ बेहोश होकर पड़ा हुआ था। सोनाली संदीप से कहती है कि जब तुम समर की शक्तियों के बारे में जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया, अब हमने आखिरी उम्मीद भी खो दी, अब हम क्या करेंगे। अमर की हालत देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब मयंक नहीं बचेगा क्योंकि केवल समर ही उसे बचा सकता था, तो कुछ लोग समर को दोष देते हैं कि उसे अपनी कला पर घमंड है, वह मयंक को मार डालना चाहता है, तो कुछ लोग सोनाली को भला बुरा कहते हैं और कहते हैं कि पैसों के रौब में अंधी हो गई है। जब समर हॉल से चला जाता है तो सृष्टि, कमल और सोनाली भी उसे जाते हुए देखते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। सभी जानते थे कि इस वक्त वो गुस्से में है और घायल भी, कुछ कहना इस समय गलत होगा। सोनाली यह सब देख काफी परेशान हो जाती है। अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि किसी भी तरह मयंक ठीक हो जाए, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वो चाहकर भी मयंक की जान नहीं बचा पा रही है क्योंकि यह काम एक ही इंसान कर सकता था और वो है समर, जिसने उसकी जान बचाने से मना कर दिया था और वह समर को किसी तरह वापस बुलाना चाहती थी। सोनाली जानती थी अब ये काम केवल 2 लोग ही कर सकते हैं, वो है सृष्टि और कमल, जिनकी बात वो मान लेगा। वह उनसे कहती है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके तुम दोनों समर को यहाँ बुलाओ और मयंक के शरीर से पॉइजन निकालकर उसकी जान बचाओ। इस काम के लिए तुम जो कहोगे मैं करूंगी, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दूंगी, मुझसे जो होगा करूंगी, यहाँ तक कि समर से माफी भी मांग लूंगी। सोनाली की बात सुनकर कमल कुमार और सृष्टि एक दूसरे को देखते हैं और आंखों आंखों में इशारा करते हैं कि यही सही समय है जब हम अपनी बात मनवाने के लिए सोनाली को राजी कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे को सोनाली की बात मानने के लिए इशारा करते हैं और कहते हैं कि हम समर को बुलाने के लिए राजी तो है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त सुनकर सोनाली घबरा जाती है, लेकिन कोई और ऑप्शन ना दिखने के कारण पूछती है कि कैसी शर्त। हमेशा अपनी शर्तों पर रहने वाली सोनाली के सामने जब शर्त रखी गई तो वह अचंभे में आ गई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह परिस्थिति कैसी थी। जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसके सारे उसूल एक तरफ धरे के धरे रह जाते हैं और उसके पास परिस्थितियों के अनुकूल चलने के अलावा और कुछ उपाय नहीं होता। और वही अगर इंसान इसका विपरीत करता है तो वह परिस्थिति उसे और मुसीबत में डाल देती है। इसीलिए मुसीबत में परिस्थितियों के अनुकूल ही अपने फैसले लेना समझदारी कहलाती है। और यह बात सोनाली को बखूबी पता थी। अब उसके पास शर्त सुनने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। सोनाली कमल कुमार और सृष्टि से पूछती है कि क्या है तुम्हारी शर्तें। कमल कुमार और सृष्टि फिर से एक दूसरे की ओर देखते हैं, मानो एक दूसरे का संकेत समझ गए हो, और कमल कुमार सृष्टि को इशारा करता है कहने के लिए। सृष्टि कमल के इशारे का पालन करते हुए सोनाली से कहती है कि ज्यादा नहीं, हमारी बस थोड़ी सी शर्तें, जिससे तुम पूरा कर दो तो हम समर को मयंक की जान बचाने के लिए मना लेंगे। सृष्टि पहली शर्त सोनाली को बताती है और कहती है कि पहली शर्त कि हमारा परिवार और कमल अंकल का परिवार इस ग्रीन लैंड के लिए जो नीलामी होगी उसमें आपके साथ ऑक्शन में प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। सृष्टि की इस शर्त को सुनने के बाद सोनाली गुस्से से अपनी आईब्रो को चढ़ाते हुए सृष्टि की ओर देखती है, मगर कहती कुछ भी नहीं, लेकिन उसके हाव भाव से साफ झलक रहा था क्योंकि सृष्टि की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा हो। लेकिन फिर भी वहां कुछ नहीं बोल रही थी और शांत रहने की कोशिश कर रही थी। सृष्टि सोनाली के भाव देखकर समझ गई थी कि सोनाली को गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे समर की इतनी जरूरत है कि वह भी कुछ नहीं कर सकती उसकी बात सुनने के अलावा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सृष्टि सोनाली से कहती है कि यह तो हुई पहली शर्त, अब सुनो दूसरी शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि ग्रीनलैंड की बात की होने वाली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हम दोनों 20-20% ईच का हिस्सा लेंगे। सोनाली समझ जाती है कि सृष्टि और कमल उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि यह कीमत उसे मयंक बचाने के लिए देनी पड़ रही है। फिर भी वह सोच रही थी इसकी इतनी बड़ी शर्तों को मैं मानूं या नहीं। सृष्टि का एक एक शब्द सोनाली के घमंड पर वार कर रहा था। आज से पहले कभी भी सोनाली से इस तरह किसी ने बात नहीं की थी जिस तरह अभी सृष्टि और कमल कुमार कर रहे थे। पर इन सब के बावजूद सोनाली इन दोनों की बातें सुन रही थी।
कमल कुमार सोनाली को कहता है, ये हमारी शर्तें, अब तुम्हें सोचना है इसका जवाब तुम क्या दोगी, हाँ या ना। लेकिन जो भी जवाब दो सोच समझ कर देना, क्योंकि हाँ का परिणाम भी तुम जानती हो और ना का भी। क्योंकि तुमने अपनी मर्जी का करके देख लिया तो फैसला सोच समझ के करना। सोनाली दोनों की बात समझ रही थी, लेकिन वह चाह कर भी मजबूर थी, उसे किसी भी कीमत पर उन दोनों की बात माननी ही थी, क्योंकि अब वह पूरी तरह फंस चुकी थी। उसके लिए केवल मयंक का ठीक होना अभी सबसे बड़ा सौदा था। फिर भी कमल कुमार को कहती है कि क्या आप बहुत लालची नहीं हो रहे हो? अगर आप मुझसे ऑक्शन में नहीं लड़ते हैं तो भी मुझे विकास क्षेत्र से इस ग्रीनलैंड के टुकड़े को छीनने के लिए कम से कम 100 करोड़ खर्च करने होंगे। इस पर कमल कुमार सोनाली को कहता है कि आपको खर्च भी करने होंगे और इस ऑक्शन में इस ग्रीनलैंड को लेना भी होगा, यही हमारी शर्त है, और हम आपसे सिर्फ इस जमीन पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहते हैं। इस जमीन से आने वाली इनकम वह आपकी ही रहेगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमारा। सोनाली की बात सुनकर कमल कुमार कहता है, जिस तरह तुम्हारे लिए ये खेल नहीं है उसी तरह समर को मना कर लाना भी हमारे लिए खेल नहीं है। तुम भी जानती हो कि मयंक ने उसके साथ कितना बुरा किया है और समर मयंक से कितनी नफरत करता है। अभी थोड़ी देर पहले जो अमर और समर के बीच लड़ाई हुई है, उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि समर मयंक को ठीक करने उसके शरीर से पॉइजन निकालने यहाँ आएगा? ये तुम्हारी जिद ही है जिसके कारण तुम लगातार नुकसान कर रही हो। और याद रखो कि मेरा और सृष्टि का परिवार यानी यादव परिवार अगर ऑक्शन में साथ मिलकर खड़े हुए तो 200 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं। सृष्टि आगे कहती है, हम केवल इसलिए ये कह रहे क्योंकि तुम भी जानती हो कि ये जमीन है, उसे किराए पर केवल तुम दे सकती हो। अगर हमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल भी गया तो उस जमीन पर जितनी भी चीजें हैं उसे डेवलप कर देंगे और जो भी अर्निंग होंगी वो तुम्हारे पास ही जाएगी ना। तुम भी जानती हो ग्रीनलैंड कोई ऐसी वैसी जमीन नहीं है, ऑक्शन में आया हर इंसान उसे पाना चाहता है। हर कोई उस जमीन के पीछे न जाने कितने पापड़ बेल रहा है। और हम दोनों के परिवार भी चाहते हैं कि वो जमीन हमें मिल जाए, और अब जब हमें मौका मिला है तो हम उस जमीन को कैसे छोड़ सकते हैं। ना जाने कितने सालों से हमें इस दिन का इंतजार था और पैसे न होने के कारण हमारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका, लेकिन अब जब सामने से ये जमीन चलकर हमारे पास आया रही है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। सोनाली दुविधा में पड़ जाती है, उसे बिल्कुल समझ नहीं पड़ रहा है कि वह क्या करे। मयंक को बचाने की कीमत उसे 100 करोड़ के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन पैसे से ज्यादा उसे उसका जो आत्मसम्मान, इज्जत और पावर होता हुआ नजर आ रहा था, उसे उसकी चिंता हो रही। उसे उसका जो आत्मसम्मान, इज्जत और पावर होता हुआ नजर आ रहा था, उसे उसकी चिंता हो रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह करें तो करें क्या। शायद पावर का खेल ही कुछ ऐसा होता है जिसमें इंसान अपना सब कुछ खो देता है सिर्फ उसकी पावर को बचाने के लिए, और इसी हट पर एक दिन उसकी पावर भी चली जाती है। इसी कड़ी परीक्षा के बीच खड़ी थी अभी सोनाली यह सब सोच ही रही थी कि उसके मन में एक सवाल आता है और सृष्टि और कमल यादव से पूछती है कि मैं आपकी बात अगर मान भी जाओ तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे समर वापस आ जाएगा। कमल समझ जाता है क्या सोनाली की चाल है, जिससे वह जान जाए कि हम ऐसा क्या कहेंगे जिससे समर सोनाली की मदद करने आ जाएं, और यह जानने के लिए वह हमसे ये सवाल कर रही है। कमल यादव कहता है कि हम क्या करेंगे उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम सिर्फ इस बात का फैसला करो कि तुम्हें ये सौदा मंजूर है या नहीं। 46